अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ महाए दरक्षा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 45 लेकर। और ये इस नावल का लास्ट पार्ट है, तो इसके बाद आपको कोई महाए दरक्षा का एपिसोड नहीं मिलने वाला। तो बाकी और ऐसी अच्छी नॉवेल्स के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, जिससे आप बाकी अच्छी नॉवेल्स मिस ना कर लें। तो अब बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं एपिसोड की जानिब। अगले दिन अलमीरा हस्ब मामूल सुबह जल्दी उठी तो बराबर में जगह खाली थी। अमर फजर पढ़ने जा रहे थे तो उसकी आँख खुली, मगर फिर गहरी नींद का गलबा ही उतारी हुआ कि खबर ही नहीं हुई वो लौटे भी थे कि नहीं। वो चंद पल चित लेटे रहने के बाद फ्रेश होकर ईशल के कमरे में चली आई। ईशल सोई हुई थी। अलमीरा उसका लिहाफ दुरुस्त करके हीटर थोड़ा कम करके जीना उतर कर किचन में आ गई। कल रात देर तक महफिल जमी रही थी तो अब सब उसी की थकन उतार रहे थे। मुलाजिमों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। वो खामोशी से अपना नाश्ता बनाने लगी। आप आज भी जल्दी उठ गई खानम? उसी वक्त किचन में आती हुई मुलाजमा ने एप्रन बांधते हुए पूछा। जी, खान साहब किधर हैं? वो अस्तबल गए हैं। कटिंग बोर्ड पर छुरी की हरकत थम गई। उसने गर्दन घुमाकर मुलाजमा को देखा जो आटा निकाल रही थी। वो अस्तबल क्यों गए थे? क्या घुड़सवारी करने? शेरदिल ने बताया था बहुत अच्छे घुड़सवार हैं। अलमीरा की भूख एकदम ही मर गई। न पूछना गवारा किया कि किसके साथ थे, कोई मेहमान तो नहीं आए थे, और वाकई घुड़सवारी के लिए गए भी थे या नहीं। बस छुरी रखकर किचन से निकल आई। राहदारियां पार करके हवेली का अंदरूनी दरवाजा धकेला तो यखवा ने इस्तकबाल किया। बर्फबारी रात 2 बजे तक जारी रही थी। मुलाजिम बर्फ के बेलचे उठाए हुए रास्ते से बर्फ की तह हटा रहे थे। अलमीरा ने शॉल लपेटकर रेशमी दुपट्टा सर पर टिकाया, पल्लू से नाक तक चेहरा छुपाया और दबे कदमों हवेली के अगबी जानिब अस्तबल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कोई पहचान लेता तो खामोखा ही सुबकी उठाना पड़ती। फिर मुमकिन था वो अकेले ना हो, इसलिए भी सर से फिसलता हुआ दुपट्टा बार बार पेशानी तक खींचती चलती गई। वो अभी अस्तबल से बहुत फासले पर थी जब दूर से एक घुड़सवार को आते हुए देखा। मलगज़े आसमान तले खुबानी के दरख्तों से गुजरता, सफ़ेद बर्फ में ढके हुए सब्जे को कदमों तले रोनता हुआ। सर पर दौड़ता हुआ सफ़ेद घोड़ा जिसके लगाम थामे हुए बाएं हाथ पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी। यह खवा के झोंके भी अलमीरा को उस तिलिस्म से न निकाल पाए जिसने लम्हों में गहरा तंग किया था। सफ़ेद व क्रीम रंग के इम्तिजाज के ट्रेन्स, बीच स्ट्रेट लेग पैंट पर क्रीम रंग के टेंटेड स्वेटर और उसके ऊपर बीच वूल ट्रेकर जैकेट पहने हुए घोड़ा दौड़ाते हुए अमर खान अलमीरा के करीब पहुंचकर उस सर पर दौड़ते हुए घोड़े की लगाम खींची गई। खातून, हवेली के इस हिस्से में ख्वातीन का आना ममनू है। तेवरी चढ़ाई ऊंचाई से उसे देखा। चेहरा ढकते हुए रेशमी दुपट्टे पर टिकी हुई उंगलियों में अंगूठियां देख ली थी। उन मरमरी हाथों पर मुंतकिश अपना नाम और गजाली आंखें भी। वो 7 पर्दों में छुप जाए अमर पहचान जाएंगे। अब तो बस ये जरा सा हिजाब, इतना सा। आपको खदशा है यहाँ की औरतें घुड़सवारी में आपको मात न दे दें सरदार साहब? अमर कहका लगाकर हंसे। नहीं, मुझे खदशा है इतनी मुसाफत पैदल तय करते तुम्हारा बीपी ना लो हो जाए। बीपी की मरीजा? जरा सा झुककर उसकी आंखों में झांका जो सर उठाए हुए उन्हें घूर रही थी। किस कदर गुस्ताख हैं आप, तड़क कर कहा। किस कदर हसीन हो तुम। घोड़े की लगाम दाएं हाथ में मुंतकिल करके बाएं से दुपट्टे पर टिका हुआ उसका हाथ थामा। पल्लू नीचे गिरा तो अपने अल्फाज का गुलाबी रंग उन भरे भरे गालों पर सब्त पाया। नाश्ता कर लिया? नहीं, बना रही थी। फिर आप? वो कुछ कहते कहते रुकी। अधूरी बात का मतलब समझते हुए अमर महजूज नजरों से उसे देखते गए। फिर किसी ने बता दिया कि अस्तबल में कोई बद्दू घुस आया है। अमर जोर से हंस पड़े। और तुम इस सेहत के साथ बद्दू को पकड़ने चली थी? मेरी सेहत पर ना आया करें आप, मुंह बसोर कर कहा। अमर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आओगी? वो लब दांतों में दबाती हुई सरनफी में हिला गई। आप जाएं। तुम बस दूर से देखकर आंखें ठंडी करोगी? अलमीरा जेब का सर हिला गई। अमर ने झुककर उसके यक होते हुए रुखसार को छुआ। गहरी नजर उस पर डालकर घोड़े की बांग संभालते हुए एड़िया लगा दी। वो वहीं खड़ी उन्हें दूर जाता हुआ देखती रही, बहुत दूर, मगर इतना कि उसकी नजर में रहें। जाकर रुख बदला था, वापस उसी की तरफ आ रहे थे। करीब आते गए तो उसे लगा बराबर से गुजर जाएंगे, मगर बराबर से गुजरते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया जाएगा, ये अंदाजा नहीं था। पाँव हवा में मुअल्लिक हुए तो वह चीख उठी। घोड़े पर टिकी तो यूं ही आंखें मीच कर चीखते हुए दोनों टांगे आगे पीछे करते हुए उस मासूम को मारे। घोड़ा बिदकने लगा, मगर बर वक्त ही संभाल लिया गया। अरे अरे, इसे क्यों मार रही हो? उतारे मुझे। एक और लात पड़ी थी उसे। घोड़ा मेरा ना होता तो अब तक तुम्हें गिरा चुका होता। उसे पूरी तरह अपने काबू में किया। अलमीरा ने डरते डरते आंखें खोली।
वो उनके इतने करीब थी कि नजरें पहले उनकी गर्दन की गिल्टी पर ठहरी, फिर दाढ़ी से उठती हुई उनकी आंखों से उलझी। मैं गिरने नहीं दूंगा, पता है। फिर ये चीखना क्यों? फूंक मारकर गाल को छूती हुई लट उड़ाई। आप अचानक हमलावर हुए थे। नाक सुकेड़ी अमर मुस्कुराए। अब तक तो आदत हो जानी चाहिए मीरा जी, मायनी खेजी से कहा तो वो सटपटाई, नजरें नीचे गिरा ली। वैसे मुझे अब घुड़सवारी से कुछ खास लगाव नहीं रहा। अलबत्ता रोज तुम कंपनी दो तो छुट्टियां इस शुगल में गुजार लेंगे। वो घोड़े को एड़िए लगा चुके थे। छुट्टियां बेहतर तरीके से गुजारी जा सकती हैं। किसी काम की जगह पर दिल क्यों नहीं लगाते? दिल तो लगा चुका हूं मैं, झट से जवाब आया। मैं अपनी नहीं, किसी हॉबी की बात कर रही थी। उंगलियां उनके जैकेट की कॉलर पर ठहरी। लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। उंगलियों की हरकत थम गई। नजर उठाई तो उन्हें खुद को महबूबाना निगाहों से खुद को तकते हुए पाया। वो मुस्कुराहट छुपाने को गर्दन घुमा गई। हवेली के अगबे दरवाजे पर पहुंचकर अमर ने घोड़े से उतरकर उसे भी उतारा। आहने दरवाजे के पास अच्छी खासी बर्फ जमी थी। मुश्किल से दरवाजा धकेल कर बाहर निकले। अलमीरा भी उनके पीछे लपकी। हम कहाँ जा रहे हैं? उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दरियाफ्त किया। ऐसे ही सोचा, बीवी इतने दिनों से घरदारी में लगी हुई है तो थोड़ा दिमाग दुरुस्त करने के लिए सैर पर ले जाऊं। वो रुककर उसके हमकदम होने का इंतजार करने लगे। अलमीरा करीब आई तो चढ़ाई उतरने में मदद के लिए उसका हाथ थामा। यहाँ से कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। जगह जगह घास और बड़े छोटे पत्थर थे। फिर उन पर गिरी हुई बर्फ की वजह से बहुत फिसलन हो रही थी। अमर तंग से पथरीली रविश पर मजबूती से उसका हाथ थामे हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और अलमीरा उनके पीछे संभल संभल कर कदम उठा रही थी। लेकिन हम चोरों की तरह पिछले दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? गजाली आंखों ने बेइंतहाई तजस्सुस से कत्थई आंखों में देखा। पल भर को लगा पहली बार देखा हो। उन गहरी आंखों में रची बसी नरमी और मोहब्बत, कुशादा पैसानी पर बेतरतीब से होकर फिसलते हुए सियाह बाल, ठंड से लाल होता हुआ चेहरा और नाक पर वो छोटा सा तिल। दिल के साथ पाँव भी फिसला था। वो अपने साथ अमर को भी लेकर गिरती अगर बर वक्त ही वो अपना तवाजुन बरकरार करके उसे भी संभाल न लेते। क्या फिर से हड्डियां तुड़वाने का शौक हुआ है? मैं बस आपको देख रही थी, बेध्यानी में पाँव फिसला। वो अब एक हाथ से उनका हाथ थामे हुए दूसरे से उनका बाजू जकड़े हुए थी। पहाड़ों पर छाई हुई धुंध आहिस्ता आहिस्ता चोटियों से नीचे आ रही थी। सफेद धुआं साथ साथ चलता हुआ महसूस होने लगा। मुझे देखते हुए अपना नुकसान क्यों करती हो? कभी फेल होती हो, कभी गिरती हो, कभी। अलमीरा ने गर्दन घुमाकर उन्हें घूरा तो वो मुस्कुराहट दबाते हुए बात अधूरी छोड़ गए। वो दोनों मुसलसल बोलते, चौंस लड़ाते पहाड़ी रास्तों से गुजरकर पुल तक पहुंचे थे। आए दिलारा। एक हाथ कमर पर बांधे दूसरा उसके तरफ बढ़ाया। अलमीरा सर को खम देकर मुस्कुराते हुए उनके हथेली पर हाथ रखकर पुल चढ़ी थी। गर्दन घुमाकर पत्थरों पर सर पटकते पानी को देखने लगी जिससे ठंड के बाद धुआं सा उठ रहा था। रात गिरी बर्फ भी पानी हो चुकी थी। आप मुझे रोज सैर पर क्यों नहीं लाते? रोज सैर पर आना है? गर्विदा निगाहें उसकी नोज रिंग पर उलझी। वो सर हिला गई। रोज ले आएंगे। वैसे भी तुम्हें नमली मेरा की आबो हवा रास आती है। प्यारी होती जा रही हो। बंदा नाचीज पहले ही आपका असीर है, अब तो आप जान लेकर रहेंगी। बेखुदी से कहा। वो लज्जा से सर झुका गई। लब शर्मीली मुस्कुराहट में ढले आगे बंधे हुए हाथों से खेलने लगी। अलमीरा को तो मोहब्बत रास आ रही थी। उस पर निछावर होती, जख्मों पर मरहम रखती, बेपनाह और शदीद। सुनो, घुटने टेकने के लिए ये जगह मुनासिब है? अलमीरा ने चौंक कर सर उठाया। पीछे चश्मा, दाएं तरफ पुल, बाएं जाने बर्फ में ढका हुआ रास्ता, सामने अमर और उनके अतराफ में ऊंचे पहाड़ जो अब धुंध को नीचे धकेलते हुए सर उठाकर उन्हें तकते थे। जी? गो के खादिम हर तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है, मगर आपकी नन्ही सी जान उन्हीं 3 अल्फाज में अटकी हुई है। तो बताएं, मौका और महल मुनासिब है? उनके नरम निगाहों में शरारत का अंसर भी था। गाल पर बनती हुई चांद सी लकीर किस कदर गहरी थी। अलमीरा के सामने मुस्कुराने के मामले में तो फराग दिल थे ही, अब भी बड़ी गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराए जा रहे थे। ऐसे क्यों जता रहे हैं जैसे मैं गन पॉइंट पर कहलवा रही हूँ? दिल से कहना है तो कहें, सुन लूंगी। उस छटांग भर की लड़की का नखरा नहीं जाता था। कोई और इंतजाम? चाय, पानी, फूल? मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई अरमान रह जाए। अब उसकी बेताबी से हिज उठाया जा रहा था। मौका हाथ लगा था तो जाने कैसे देते? ये तो आपको सोचना चाहिए। कभी कभी छोटों से भी कुछ सीख लेते हैं। छोटों की तशरीक वो खुद थी और बात में छुपा हुआ मतलब समझे तो कहका लगाकर हंसे। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं? इतनी बड़ी हो गई हो तुम?
दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले हुए झुककर उसकी आंखों में झांका। इससे ज्यादा प्यारी तो हो गई हूँ आपको। कितना मान था उसे, मनचाहे इंसान का कर्म हासिल बना था तो किस कदर मगरूर होती जा रही थी। बताओ प्यारी मीरा, और क्या चाहिए? आवाज गंभीर हुई, आंखें खुमारे मोहब्बत से बोझल। सिर्फ आप। भरे भरे गाल देखते गए, कत्थई आंखें बड़ी देर उन गजाली आंखों में झांकती रही जिनमें मोहब्बत और एहतराम के सिवा कुछ ना था। वो इस कदर मौतबर ठहराती थी कि अमर दम पर खुद रह जाते। उस लम्हे भी उन्हीं अल्फाज के सहर में घिरे हुए अमर ने अपना एक घुटना जमीन से लगते हुए महसूस किया। नजरें उस पर जमी रही। मीरा खानम, महज एक लफ्ज आपके लिए मेरे जज्बात के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। फैज की गजलों सी लड़की के लिए तो दीवान कहे जाएंगे, मगर बदकिस्मती के खादिम शायर नहीं है। खुशकिस्मती के सरदार साहब अल्फाज का हेर फेर जानते थे, सो कहते गए वो सुन खड़ी हुई सुनती गई। मैं तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारी बातों, मुख्तसरन तुम्हारा एडिक्टिव हो गया हूँ। तुम जिंदगी बन गई हो, दिल की धड़कन और आती जाती सांसें तुमसे मुंसलिक हो गई हैं। मेरे दर्द के दरमा, तारीख रातों में मेरे माहे दरक्षा, जाने अमर मैं तुमसे शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूँ और मैं बस सारा का सारा तुम्हारा होकर रह गया हूँ। बाहर का मौसम था, ना जाड़े ने फूलों को हयात बख्शी कि तितलियां वहाँ का रुख करती, मगर अल्फाज का सहर वजह बना या दिल इस कदर जज्बात से लबरेज हुआ कि वो अपने इर्द गिर्द तितलियां ही उड़ते हुए महसूस कर रही थी। उसके यखगाल कंधारी हुए, गजाली आंखों में जिंदगी ने कदम जमाए और लब दिलगराज मुस्कुराहट में ढल गए। अमर की आंखों में झांकती हुई अलमीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी खनकती हुई हंसी चश्मे के पानी का शोर भी न दबा सकी। आई लव यू मीरा, आई लव यू सो मच। वो आंखों पर हाथ रखे हुए हंसती गई। सांस फूलने लगा, तकिए की शदीद जरूरत महसूस हुई। हाथ बढ़ाकर अमर को खड़ा किया। वो उसकी जरूरत समझ गए, यह आदत अश्कार हो चुकी थी। तभी उसकी कमर में बाजू हमाइल करके उसका सर अपने सीने पर रखा। अलमीरा मुंह छुपते ही चीख पड़ी थी, जोर से, वाइल्ड और खुशी से भरपूर। अलमीरा कॉडेड चीख। उसके बालों पर लब रखते हुए अमर उसकी चीख सुनकर हंस पड़े थे। लेकिन आप चाहते तो कम से कम साथ में फूल ही दे सकते थे। वही मीरा के खत्म ना होने वाले शिकवे शिकायत। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे बता सकते थे कि ये सानिया कब और कैसे हुआ, अदराक कब हुआ, हो गया तो इकरार क्यों नहीं किया। अमर उसके शाने पर बाजू फैलाए हुए उसे चश्मे के पास लाए। दोनों एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। वो गर्दन घुमाए हुए आंखों में इश्तियाक और बच्चों का तजस्सुस लिए हुए उन्हें देखने लगी। मेरे लिए दास्तान मोहब्बत का आगाज उस शाम हुआ जब तुम बारिश में भीगते हुए एकेडमी आई थी। कॉमसेट्स में जब तुम मोहब्बत के लिए इजाज़त मांग रही थी, तब मैं नहीं चाहता था तुम्हारा दिल टूटे, तुम गलत हाथों में जाओ। तभी पीछे हटाना तुम्हें इनकार किया। इल्म हुआ कि तुम किसी भी गधे से शादी करने को तैयार हो। तब महसूस हुआ कि दिल के ऐवानों पर तो 1 सितंबर के रात ही तुम्हारा नाम मुनक्किश हो चुका था। मैं ये जानकर भी तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सका, क्योंकि मेरी अपनी हथेलियां जख्म जख्म हुई पड़ी थी। जिस रात तुमने कलाई पर छुरी चलाई, मेरे अपने जख्म काफूर हुए और वो नजर अता हुई जिसने तुम्हारे जख्मों से खून रिश्ते देखा। तभी आगा जान से तुम्हारा हाथ मांग लिया। तुम्हारी जिद का अंदाजा था, तभी उन्हें आगे कर दिया। फिर आगे मेरी मोहब्बत ही थी, जो जैसे तुमने कहा वैसे किया। तुमने कहा घुटन होती है, मैंने जाने दिया कि दिले दम सोज ने की है, तो वो खामोश मोहब्बत इतनी बेलोस के पानी की भी चाहत नहीं की। अलबत्ता ये भी सच है कि मैं तुमसे कभी बेखबर नहीं रहा था मीरा। अब भी बाखबर थे कि वो हैरत व बेयकीनी से आंखें फैलाई हुए उन्हें तकती थी। आपने आगा जान से क्या कहा? यही कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसका हर तासुर पड़ते हुए तमानियत से कहा। अलमीरा ने बार बार पलकें झपकी, फिर तहीर से हंसी। आगा जान की तकलीफ, आपकी मजबूरी, वो सब ड्रामा था। अमर का सर हिला। वो बेयकीनी से उन्हें देखती गई। और मैं हमेशा यही समझती आई कि आपने मजबूरन मुझसे शादी की। आप उसका सांस फूलने लगा। कितने बदतमीज इंसान हैं आप। एकदम ही चीख पड़ी। अमर सहम कर गैर महसूस तरीके से दरमियान में जरा सा फासला बना गए। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाकर, घुटने टेक कर, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके, मजबूरी का ड्रामा रचाकर अपनी शादी अरेंज की थी। जरा शर्म नहीं आई आपको? तुम सीधे तरीके से मान जाती तो मैं ये सब क्यों ही करता? मुंह फुलाकर खफगी से कहा। अलमीरा दांत पीस कर रह गई। और क्या क्या छुपाया है आपने मुझसे? कितने झूठ बोले हैं? ज्यादा नहीं, बस यही 2-4 छोटे मोटे।
اس की तीखी नजर से घबराकर पत्थरों पर गिरते हुए पानी को देखने लगे। जैसे वो किताबें, फूल और तोहफे और किरण का तुम्हारी यूनिवर्सिटी आना, तुमसे दोस्ती करना, तुम्हारा ख्याल रखना। आपने मेरी इकलौती सहेली भी खरीदी हुई थी। मोहम्मद आड़े आ रही थी, वरना दे मारने को पत्थर कम तो ना थे वहाँ। नहीं, मैंने सिर्फ उसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी भेजा था और तुम्हारा ख्याल रखने का कहा था, लेकिन फिर वो खुद ही तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई। मेरे कहे से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा, ट्रस्ट मी। सफाई देते हुए किस कदर डरे हुए थे। उसका लाल चेहरा आज से पहले इस कदर खौफनाक न लगा था। और बानो, मैंने ईद पर यहाँ आना छोड़ दिया था क्योंकि बानो तुम्हें शाम में जबरदस्ती बिस्तर से निकालकर वॉकिंग ट्रैक पर ले आती थी। बस तसल्ली कर लेता कि बीवी जिंदों में है और कुछ नहीं। अलमीरा को याद आया बानो कितनी जोर जबरदस्ती करके उसे वॉक करने के लिए तैयार करती थी, लड़ झगड़ कर बनाव सिंगार करवाती थी, सब इनके लिए। मैं खुद तरसी का शिकार रही कि आप पलटकर पूछते तक नहीं, मगर तो यहाँ चारों तरफ मुखबिर भेजे हुए थे। मैं पागलों की तरह रोती रही कि आप पर जुल्म कराई, मगर यहाँ तो हालात ही कुछ और थे। वाह खान साहब वाह। बिफरी हुई सांस खारिज करके चेहरे का रुख मोड़ लिया। अमर बेबसी से लब दांतों में दबा गए। अच्छा सॉरी, खफा तो मत हो। अंगुष्ठे शहादत और अंगूठे के दरमियान उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़कर खींचा। अलमीरा ने गर्दन घुमाकर खूंखार नजरों से उन्हें तका। सब पुरानी बातें हैं, इन पर मूड खराब नहीं करो। याद करके ब्लश करो कि मैंने अभी क्या कहा था। उसके बाल सहलाते हुए उस मासूमियत से उसे पुचकारा कि इज्जत के बावजूद मुस्कुराहट छलक पड़ी। आई हेट यू। उनका बनाया गया फासला समेट लिया। अमर गर्दन तिरछी करके मुस्कुराहट छुपा गए। अब तुम मान गई हो तो मैं अपने अरमान पूरे कर लूं या कुछ रहता है? वो सर नफी में हिला गई। अमर ने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। उसने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा तो वो उसकी अंगूठियां उतारने लगे। दाएं के बाद बाएं हाथ की अंगूठियां भी उतार ली। फिर जैकेट की जेब से छोटा सा केस बरामद करके उसे खोलकर पत्थर पर रखा। अलमीरा की नजर केस पर पड़ी जिसमें हर उस उंगली के लिए अंगूठी मौजूद थी जो अभी ही अमर ने खाली की थी। अमर अब आराम से एक एक अंगूठी उतारकर उसे पहनाते जा रहे थे। वो शिशदर सी अपने हाथों को सस्ते हुए देखती गई। अंगुश्ते अमानत की अंगूठी सबसे मुनफरिद, सबसे कीमती थी। हीरा जड़ी, नफीस, बड़ी और चमकती हुई। अलमीरा ने दोनों हाथ सामने करके तहसीन भरी नजरों से उन्हें देखा। प्यारी लग रही है। वो सताइशी नजरों से अपने हिना लगे हुए हाथों में चमकती हुई अंगूठियां देखती गई। मेरी देरीना ख्वाहिश थी इन उंगलियों में मुझसे मुंसलिक अंगूठियां हों, मेहंदी में मेरा नाम हो, कलाइयां चूड़ियों से खनकती रहें। यकीन नहीं आ रहा ख्वाहिश पाया तकमील को पहुंची है। अमर उसके हाथ पर मेहंदी से बने हुए नक्शो निगार को छू रहे थे। फिर कलाई पर पहनी हुई चूड़ियों को छेड़ा तो वो खनक गई। हाथों पर उनका लम्स महसूस करती अलमीरा बहुत देर चूड़ियों को खनक सुनती गई। उसके ख्वाबों को भी तामीर मिली थी। उसे मोहब्बत से छुआ जाता था, प्यार से देखते थे, हक जताते थे। खाना आगा जान बस आपकी ख्वाहिश सुनकर शादी के लिए मान गए? उनके शाने पर सर रखकर चश्मे को तकते हुए पूछा। नहीं, मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आगा जान वो पहले इंसान थे जिनके सामने आपने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। अमर ने सर हिला दिया। अलमीरा के लबों पर बहुत आहिस्ता से मुस्कुराहट रेंग गई। यानी आगा जान हमारी तरफ से खासे मुतमईन होकर गए थे क्योंकि मैंने भी सबसे पहले उनके सामने आपके लिए मोहब्बत का जिक्र किया था। सारी कथा सुनाई तो चंद पल खामोशी छाई रही। फिर चश्मे के पार पत्थर पर बैठे हुए वो दो प्यारे लोग बेसाख्ता ही हंस पड़े। मुजाहिद खान और अदीना हाशिम के वलीमे के अगले रोज ही उन तीनों की फ्लाइट थी। एस्कार्डो की सर्द हवाएं, मुसलसल होती तेज बर्फबारी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। गर्म कपड़ों में मलबूस वो तीन लोग ठंड के आदी होने के बावजूद ठिठर कर रह गए थे। वो 15-20 दिन जो हर फिक्र से आज़ाद होकर यक हवाओं में मोहब्बत के नेम गरम एहसास में घिर कर गुजारे, उनका हर खूबसूरत लम्हा कैमरे की आंख में कैद हुआ। फिर तस्वीर की सूरत हिल रोड पर आबाद होते हुए उस घर की दीवार पर चस्पा हुआ जहां दो खूबसूरत दिलों ने पनाह ली थी। सिरों पर टोपियां, गर्दनों में मफलर, गर्म जैकेट्स, पैरों में लॉन्ग बूट्स पहने हुए वो दोनों स्कार्डू के पहाड़ों पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ की 6 फुट की तह पर बिछे कैंपिंग मैट पर लेटे हुए थे। करीब ही खुश्क लकड़ियों के देखते हुए अलाव के छोटे छोटे नारंगी शोले ऊपर को उठकर फिजा में तहरीर हो रहे थे। अमर आसमान पर जगमगाते हुए तारों को देखते उसे गुजरे दिनों की कोई बात सुना रहे थे। उनके बाजू पर सर रखकर लेटी हुई अलमीरा मध्यम सांसें लेते हुए इश्तियाक से उन्हें देखती सुनती गई। सवाद के सब्जे पर कई रातों की नरम सफ़ेद फुवार के आसार दिखाई दे रहे थे।
बहुत दिनों बाद हल्की सी धूप निकली थी। पिघलती बर्फ और जरा जरा से झलकते हुए सब्जे पर चादर बिछाकर कोहनी के बल नीम दराज अमर गर्दन जरा सी तिरछी किए हुए महबूबाना नजरों से अलमीरा को तकते थे, जो गोद में बैठी हुई ईशल के बालों में खेलती हुई मुसलसल हंसते हुए कुछ बता रही थी। चादर पर उनके खाने पीने का सामान, बमा उनका मोबाइल और गाड़ी की चाबी पड़ा हुआ था। बर्फ में ढकी हुई नारायण की चट्टान पर वो उस जगह कुर्सियां रखकर बैठे थे जहां से हाथ बढ़ाकर बादलों को छू लिया जाए। पहाड़ों को देखने के लिए सर उठाने के बजाय बस गर्दन घुमा ली जाए और नीचे देखो तो पथरीले रास्ते और उन पर इक्का दुक्का चलती जीपें। अमर ने उसके शाने पर यूं बाजू फैलाए रखा था कि पांव ऊपर करके बैठी हुई अलमीरा उनके शॉल में सिमट आई थी। सैफुल मुल्क के यख पानी से सफेद धुआं उठता हुआ महसूस हो रहा था। पत्थर पर बैठी हुई ईशल छोटे छोटे कंकर उठाकर पानी में फेंकती तो पानी में बुलबुले से बनते। जॉगर्स उतार कर अमर उसी ठंडे बर्फ पानी से वजू कर रहे थे जब नजर बराबर में खड़ी हुई ठंड से यख गाल और लाल नाक लिए हुए गर्म ऊनी कपड़ों में खांसी सेहतमंद दिखती हुई अलमीरा पर टिकी। उन्होंने मुट्ठी में पानी भरकर उसकी तरफ उछाला। वो चीखी, फिर बदला लेने के लिए पानी में हाथ डाला तो पिछली बार की निस्बत मजीद जोर से चीख निकली थी। अमर का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ था। वो मरी से इस्लामाबाद गाड़ी में गए थे। ड्राइव करते अमर का दायां हाथ स्टीयरिंग पर था, बाएं से अलमीरा का हाथ थाम रखा था। ईशल दोनों बाहें उन दोनों की निश्चितों के पुष्ट पर फैलाए हुए बीच में खड़ी हुई उन्हें किस्से सुनाती गई। अंदरूने लाहौर के एक कदीम कुतुब खाने में स्याह ट्राउजर पर सफ़ेद स्वेटर पहने हुए अमर ऊपर की शेल्फ से कोई किताब उठा रहे थे और बराबर में खड़ी हुई अलमीरा सर उठाए हुए मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। वो दोनों किताबों की शेल्फों के बीच शेल्फ से टेक लगाए हुए नीचे बैठ गए थे। घुटने पर किताब रखे हुए अमर उसे कुछ समझा रहे थे और अलमीरा ट्रांस की कैफियत में उन्हें तके गई। अलहमरा लाहौर आर्टिस्ट सेंटर के सिनेमा में वो दोनों ऊपर की निश्चितों पर स्टेज पर नजर जमाए हुए बैठे थे। कंधों से कंधा मिलाए हाथ में कॉफी के कप लिए हुए अमर वक्फे वक्फे से उसे स्टेज पर होते हुए क्लासिक ड्रामे के मुताल्लिक कुछ बताते, जिस पर अलमीरा जोश व खरोश से अपनी राय देती मगर उनके मुखालिफ दलाइल पर ठंडी पड़ जाती। जब उसकी एक राय पर अमर का हर एतराज मुस्तरद होता गया तो जीत पर उसने खुशी से चहकते हुए चीयर्स कहकर उनकी कॉफी के कप से अपना कॉफी का कप टकराया। रावला कोर्ट में दरख्त के नीचे एक तख्ते पर अमर सर के नीचे अलमीरा के मखमली शॉल देकर लेटे थे। सरमा के नीम गर्म धूप उनके चेहरे पर गिर रही थी। उनके सामने अलमीरा और ईशल सब्जे पर बॉल के पीछे भाग रही थी, एक दूसरे को हराती गिराती खुशी से चीखती, हाथ पर हाथ मारकर हंसती उन्हें मुकम्मल नजरअंदाज करती गई, जो वहीं लेटे हुए खेल के असूल तोड़ने पर उन्हें टोक रहे थे। प्लाजो में पाँव के अटकने से अलमीरा के लड़खड़ाने पर उसकी सेहत पर तबसरे कर रहे थे और कभी कभार यूं ही उनकी हंसी उनके कहके सुनकर मुस्कुरा भी देते। कश्मीर की सब्जाजार पर बिछी हुई चादर पर उनके सामने शतरंज की बिसात सजी थी। सुरमई ट्राउजर पर नेवी ब्लू कॉलर कार्डिगन पहने हुए टांगे सीधी करके दरख्त से टेक लगाकर बैठे हुए अमर उससे हर मोहरे की चाल समझा रहे थे। कार्डिगन की आस्तीनें कलाई तक चढ़ी होने की वजह से कलाई पर चमकती हुई सिल्वर घड़ी और उभरी हुई रगें बेहद नुमायां हो रही थी। बालों को ऊंची पौनी में बांधे हुए उनके सीने से टेक लगाकर बैठी हुई अलमीरा उन्हीं रगों में छेड़छाड़ करती हुई सरसरी सा उन्हें भी सुन रही थी। रात के पहर भर की कुमकुमा में जगमगाते हुए पार्क में ईशल जंबू जंप में थी, जबकि वो दोनों स्विंग पर बैठे हुए थे। उनके झूले आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रहे थे। हाथों में आइसक्रीम के कप लिए नजरें सामने टिकाए हुए, लबों पर मोहम से मुस्कुराहट लिए हुए वो धीमी आवाज में कोई गुफ्तगू कर रहे थे। अलमीरा की आइसक्रीम खत्म हुई तो अमर अपने चम्मच में आइसक्रीम भरकर उसे खिलाते गए। रात धीरे धीरे सरकती गई। अमर के कंधों पर बैठी हुई ईशल बादाम के दरख्त के सफेद और गुलाबी शगोफे तोड़कर उनके साथ खड़े हुई अलमीरा के हाथ में पकड़ी हुई टोकरी में डालती जा रही थी, जबकि मुसलसल उन्हें टोकते हुए अमर इस बात से खफा थे कि उनके ताल्लुकात का नाजायज फायदा उठाया जा रहा था। उन्हें जल्दी करने का कहते हुए इस बात से भी डरे हुए थे कि उनका दोस्त अपने बाग में आ गया तो उनकी शख्सियत का सारा रोब जाता रहेगा। अमर के उसी दोस्त के घर रात के 2 बजे भूख लगने पर अलमीरा उन्हें किचन में घसीट लाई थी। वो स्लेब पर बैठी हुई फ्रूट खा रही थी, जबकि उनके लिए पास्ता बनाते हुए अमर गर्दन घुमाकर बार बार मास्टर बेडरूम की सिमत जरूर देखते, जहाँ से उनके दोस्त बमा उनकी जोजा की आमद का डर लगा हुआ था। वो जिन्हें चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था, वो अलमीरा से नमक कितना, गोभी इतनी पतली, तेल गरम हो गया, कितनी देर फ्राई करूं, देखो ये बॉईल हो गया, पूछते इतने प्यारे लग रहे थे कि अलमीरा भूख भुलाए हुए बस उन्हें देखती उनकी हरकतों पर हंसती गई।
पास्ते के बाद कॉफी का कप हाथ में लिए हुए स्लेब पर बैठकर टांगे आगे पीछे हिलाते हुए वो जोर से उन्हें कुछ बता रही थी, जबकि एक पाँव जमीन पर टिकाकर दूसरा जरा सा ऊपर करके उसके सामने बैठे अमर मुतबस्सुम निगाहों से उसे देखते सुनते गए। हिल रोड पर बहुत अरमानों से बने हुए उस घर के मकीनों ने उसके बाद जिंदगी के कितने ही नशीब हुआ फराज देखे। मास्टर बेडरूम में बेड के साथ की दीवार पर अमर और अलमीरा के वलीमे का फ्रेम नस्ब हो गया। चारकोल ग्रे 3 पीस सूट, सफ़ेद शर्ट और हल्के सुरमई रंग की टाई में मलबूस अमर हल्के आइस ब्लू और सिल्वर ग्रे के इम्तिजाज से मजीन भारी कामदार फ्रॉक पहने उनका हाथ थामकर खड़ी हुई उनकी आंखों में झांकती हुई अलमीरा। स्टडी में मेज पर वो फ्रेम भी रखा था जिसकी तस्वीर अलमीरा के मास्टर्स के कॉन्वोकेशन वाले दिन ली गई थी। सियाह गाउन पहने, हाथों में अमर के दिए गए फूल थामे हुए वो वालिहाना नजरों से उन्हें देख रही थी, जबकि अमर मुस्कुराते हुए उसके बालों से फिसलती हुई केप दुरुस्त कर रहे थे। तस्वीर में अलमीरा के भरे भरे गालों पर वो सुर्खी देखी जा सकती थी, जिसका सबब बस अमर का कर्ब और अपनी खुशी तो ना थी, कोई अनोखा एहसास, बहुत प्यारा और खूबसूरत। उसके हर अंदाज से एहतियात झलकती थी। उसके हर सांस के साथ एक और जिंदगी जुड़ गई थी। यहाँ से उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ था, जरा मुश्किल मगर हसीन तरीन। एबटाबाद में मुसलसल बारिशों की वजह से जुलाई की शामें भी खासी ठिठर गई थी। उस शाम भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। खुली खिड़की के पार भीगती हुई जमीन से उठती हुई सौंधी खुशबू कमरे में फैल रही थी। तसलसल से गिरती बूंदों की आवाज उसकी नींद तोड़ने में नाकाम रही थी। साफ सुथरा और सफेद रंग में नहाया हुआ हॉस्पिटल का कमरा, बेड पर लेटी हुई अलमीरा के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसके सिरहाने साइड टेबल पर अनगिनत फूल रखे थे। सामने सोफे पर अमर की पीकेप और ईशल का कोट पड़ा था। उसके साथ ही किसी नौमौलूद बच्चे का सामान। उस सामान से उठती हुई महक फूलों की खुशबू से ज्यादा मनमोहन थी। चंद सातों बाद कमरे का दरवाजा खुला। कोई बिना आहट के चलता उसके करीब आया। उसे अपने माथे पर प्यार भरा हुआ लम्स महसूस हुआ तो पलकों का पर्दा उठाया। शहद रंग आंखें कत्थई आंखों से टकराईं। हाँ ड्रामे, तबीयत सेहत सब सेट? शरारत से पूछे जाने पर वो मुस्कुरा दी। कुछ खाना है? पिज्ज़ा, आइसक्रीम, पास्ता, हुक्म करो। गुज़िश्ता 9 माह के हवाले से छेड़ा गया। वो उन्हें घूर कर रह गई। ऐसे खामोश खामोश कितनी प्यारी लग रही हो। कल तक कैसे पटर पटर जुबान चल रही थी। ज़्यादा ना बोले आप, दांत तोड़ दूंगी। आवाज़ निकल नहीं रही, धमकियाँ देखो बस। वो बेसाख्ता हंसे। अलमीरा ठंडी सांस भर कर रह गई। मुहिब कहाँ है? बाहर शेरदिल के पास। अमर ने साइड रेल पर लगे हुए कंट्रोल पैनल का बटन दबाकर बेड का सिरा ऊपर किया। वो तकियों के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। बाएं हाथ में कनोला लगा था। नकाहत ज़दा चेहरा गुज़िश्ता रात झेली गई तकलीफ की दास्तान सुना रहा था। वेवी बालों की बेतरतीब चुटियाँ बलों से लटे झांक रही थी। नज़ला ठीक हुआ उसका? नर्सरी लेकर गए थे? सब ठीक है जाना, फिक्र मत करो। प्यार से कहते पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ इस कदर सूजन का शिकार थे कि अमर ने खुद ही गिलास उसके मुंह से लगाया। और ईशल कहाँ है? दोबारा रोई तो नहीं? वो अपने भाई के साथ खेल रही है। गिलास रखकर अमर बेड के बराबर में कुर्सी रखकर बैठ गए। अभी मुजाहिद खान की कॉल आई थी। कल की फ्लाइट से वो लोग आ रहे हैं। असफंदियार भी बलवशा समेत सुबह आएगा। अलमीरा ने सर को जंबिश देने पर इत्तेफाक किया। कुर्सी से टेक लगाकर बैठे अमर गहरी नजरों से उसका बीमार सरापा देखते गए। कल की रात आंखों के सामने घूम गई। गो के किसी किस्म की पेचीदगी का सामना नहीं हुआ था, मगर फिर भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा रहना यूं था जैसे कांटों पर चलना। उनसे मुंसलिक 2 जानों का मामला था। अपने बेटे को गोद में लिया तो मतलाशी नजरें कितनी बार ओआर के दरवाजे की सिमत उठी, जहाँ से अलमीरा अभी तक नहीं आई थी। फिर वो आ ही गई। अपना होश नहीं था और फिक्र बेटे की थी, जिसे आते ही नज़ला हो गया था। खुद को घुटन हो रही थी, मगर ऐसे बंद करवाने की जिद कि उसे ठंड न लग जाए। नींद की दवाइयों के ज़ेरे असर सारी रात सोने के बाद अब शाम तक हालत बहुत बेहतर थी। अमर को वो रात हमेशा याद रहनी थी। वो क्लमजी, जिद्दी, लापरवाह अलमीरा जो बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर एक ही पल में इस कदर मोहतात, परवाह करने वाली और दर्द समझने वाली बन गई जैसे हर माँ होती है। कमरे के दरवाजे पर हुई दस्तक पर उन्होंने गर्दन घुमाई। मुहिब को गोद में लिए हुए शेरदिल दरवाजे पर खड़ा था। इसे पकड़ें, मैं ईशल को कैफे ले जा रहा हूँ। अमर कुर्सी से उठ आए। मुहिब को गोद में लेकर हटे तो शेरदिल की नज़रें अलमीरा पर टिकी, जो इस तरफ ही देख रही थी। कैसी हैं आप? बेटा तो बहुत प्यारा है आपका। एक ही दिन में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। वो मुस्कुराई। खान नर्सरी में डॉक्टर से पूछ रहे थे, ये रो क्यों नहीं रहा? बच्चे तो बहुत रोते हैं।
डॉक्टर ने कहा 2 दिन ठहर जाएं, फिर कहेंगे ये चुप क्यों नहीं हो रहा, इसलिए हम बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे कि आप बोल क्यों नहीं रही। वो हल्का सा हंस पड़ी। शेर दिल चला गया। अमर मुहिब को उसके पास लाए। वो इश्तियाक से गर्म कपड़ों और बिस्तर में लिपटे हुए मुहिब को देखने लगी। बंद आंखें, बंद मुट्ठियां, छोटी छोटी सांसें लेता, खिलती रंगत और सियाह बालों वाला अमर और अलमीरा का बेटा मुहिब खान। अलमीरा ने आहिस्ता से उसका गाल छुआ, बहुत नरम, बेहद नाजुक। फिर उसकी पेशानी चूमी। फरते जज्बात से आंखें नम होने लगी, मगर फौरन ही खुद को संभाल लिया। बहुत प्यारा है, वालिहा ने नजरों से उसे देखते कहा। हमारा जो है। अमर के लबों पर तफक्कुर भरी मुस्कुराहट रेंग गई। इतना कमजोर क्यों है? आपने कैसे उठाया हुआ है? मुझे तो डर लगता है फिसल न जाए। अमर हंस पड़े। है भी तो इतना छोटा सा, देखो मेरा हाथ जितना। छोटा सा मुहिब पूरा का पूरा उनके हाथ में समा गया। अलमीरा भरपूर मुस्कुराहट मुस्कुराई। खुदा ये हाथ हमेशा इसके सर पर सलामत रखे। अमर ने पल भर को थमकर उसे देखा, फिर अलमीरा पर झुकते हुए उसके बालों पर लब रखे। खुदा मुहिब को हमेशा तुम्हारी दुआओं के आमान में रखे। अमर मुहिब को उसके पहलू में लिटाकर कुर्सी पर बैठ गए। सब कह रहे हैं ये मुझ पर गया है। इसकी आंखें, इसके बाल और इसकी शराफत अपने बाप की कार्बन कॉपी है ये। उसकी बंद मुट्ठी में अपनी उंगली देते हुए कह रहे थे। वाकई नैन नकुश भी। वो इश्तियाक से मुहिब पर झुकी। हाँ देखो इसका डिंपल भी है। हाथ से जबरदस्ती उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर दिखाया तो वो हंसी। तुम्हारे बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई है मीरा, मिल गया तुम्हें अमर जैसा बेटा। शरीर नजरों से उसकी आंखों में झांक कर कहा तो वो झेंप गई। अल्लाह करे आदतों में भी बाप पड़ जाए, उसी जैसा नरम दिल मगर बहादुर, सुलझा हुआ, प्यारा बोलता। ऐसे मुहिब, सुन रहे हो मामा क्या कह रही हैं? मामा को सुलझा हुआ बच्चा चाहिए, लेकिन बाबा को तो रोते हुए, जिद करते हुए बच्चे पसंद है। आप कौन से बनोगे, बाबा जैसे या मामा जैसे? बाबा को रोकर तो दिखाओ थोड़ा सा, इतनी देर से आपकी आवाज नहीं सुनी, प्लीज थोड़ा सा रो लो। उन्होंने मुहिब को छेड़ा तो वो जरा सा रोया, बस हल्की सी आवाज निकली, फिर चुप कर गया। इस कदर थका हुआ बेटा है हमारा, कल से बस इतना सा ही रो रहा है। इसकी माँ तो बहुत रोती है, बस आपने इसकी माँ को बीच में ट्रोल करना है। वो बिगड़ गई। अमर हंसे। उसी असना में कमरे का दरवाजा खोला। स्नैक्स का शॉपर हाथ में लिए हुए ईशल अंदर दौड़ी चली आई थी। 7 साला ईशल 2 सालों में ही अच्छा कद निकाल गई थी, ताहम चेहरे पर वही मासूमियत थी। अलमीरा ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए बाजू वाकिए। वो आगे आकर हल्का सा उससे लगी। उसने झुककर ईशल का माथा चूमा। आपकी तबीयत अब कैसी है? अभी भी पेन हो रहा है आपको? मैं अब ठीक हूँ। आप कल घर में परेशान तो नहीं हुई? मुझे आपके पास आना था, मगर अमर कह रहे थे कल आप ठीक हो जाएंगी फिर आऊं। आप घर क्यों नहीं आ रही? बस सुबह छुट्टी मिल जाएगी, फिर मैं, आपका भाई, हम दोनों घर पर आ जाएंगे। तब तक ईशल ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? ईशल ने समझदारी से सर हिलाया, फिर मुहिब पर झुकी। मुझे भाई को गोद में उठाना है। अभी ये बहुत छोटा है, आपसे गिर जाएगा। अमर ने फौरन टोका। नहीं गिरेगा, मुझे दे ना। वो जिद पर उतरी। अच्छा आप यहाँ बैठो। अमर ने उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया, फिर मुहिब को एहतियात से अलमीरा के बराबर से उठाकर ईशल की गोद में दिया। सर के नीचे हाथ रखो, यहाँ ऐसे। छोटी आंखों वाली प्यारी ईशल इश्तियाक से अपने गोद में सोए हुए मुहिब को देखती गई। इसके हाथ कितने छोटे हैं। मुहिब की बंद मुट्ठी खोली। अरे इतने से पाओ, वह खिलखिलाई। मैं पैदा हुई थी, मैं भी ऐसी थी। हाँ सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो चंद पल उसके हाथों से खेलती रही, फिर दिमाग में सवाल कुंदा तो पूछ बैठी। जब मामा उठ जाएंगी फिर भाई हमारे साथ जाएगा? अलमीरा के चेहरे की रंगत फक हुई, जबकि अमर के इत्मीनान में जरा सा फर्क न आया। हम आपकी मम्मा को भी अपने घर ले आएंगे, सब साथ रहेंगे। प्यार से उसके बाल सहलाए। अरे इसने आंखें खोली है, अमर देखें। वो दोनों मुहिब पर झुक गए। अलमीरा तमानियत भरी नजरों से उन्हें देखती गई। मुहिब के हाथ पाँव मापती, उसका मुंह खोलकर दांत ढूंढती। उसकी बंद मुट्ठी में अपनी उंगली देती ईशल उसे पहले से कहीं ज्यादा अजीज लगी। मुहिब को गुदगुदी करके हंसने का कहते अमर पर भी उसे बहुत प्यार आया था। वो किस कदर खुश थे, चेहरे पर बेतहाशा रौनक थी। कल से अकेले उसे और मुहिब को संभाल रहे थे, मगर दूर दूर तक थकन का कोई तासुर ना था। ये आदमी मोहब्बत न्यौछावर करने पर आता था तो खुद को वार देता था। खाना। रात के तीसरे पहर उन्हें पुकारा। जो उसके सिरहाने पर आंखें मुंदे हुए बैठे उसके बालों में उंगलियां चला रहे थे। जाना, ये कितना प्यारा है। अमर ने माथे पर शिकन डाले आंखें खोली।
अलमीरा गर्दन दाएं तरफ को गिराए हुए मुहिब के नकुश को उंगलियां से छू रही थी। तुम्हारा ही है, कहीं नहीं जा रहा, सो जाओ आराम से। तभी ज्यादा प्यारा लग रहा है, मेरा है फिर बाप जैसा है। अमर मुस्कुराए। बाप जैसे के चक्कर में उसके बाप को न किनारे लगा देना, क्योंकि कभी आधी रात को मेरे लिए तो ऐसे नहीं कहा। वो हंस पड़ी। मुहिब, बाबा जेलस हो रहे हैं। मुहिब के कान में सरगोशी की। अमर के लबों पर रेंगती हुई मुस्कुराहट गहरी हुई। मुहिब, मामा बाबा से बहुत प्यार करती हैं, आप भी करना। अमर ठहर कर उसे देखने लगे। वो कहती गई, आपके बाबा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो मामा का बहुत ख्याल रखते हैं, वो आपको भी कभी गिरने नहीं देंगे। मुहिब, बाबा जैसा बनना प्लीज, बाबा जैसा बनना। मामा को उनसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं लगता। मामा के लिए उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। वो मामा का इनाम है। आप भी बनोगे ना बाबा के जैसे। सर जरा सा सरकाकर उसने मुहिब के सर पर बोसा दिया, फिर उसकी आंखों पर, उसके गाल से अपनी नाक मिसकी। क्या बात परेशान कर रही है मीरा? नरमी से पूछा। डर लग रहा है, कहीं मैं हमारे बेटे के मामले में कोई ज्यादती न कर बैठूं। ये इतना प्यारा, इतना नाजुक है, मैं संभाल लूंगी ना। मैं नहीं चाहती इसे कोई तकलीफ आए। इस पर खराश भी बर्दाश्त नहीं। खाना हम पक्का हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, हम इसका हर हक अदा करेंगे। तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी मीरा, मुहिब को तुम पर फख्र होगा। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। उस रात जब नींद आंखों से कोसों दूर थी तो अलमीरा बहुत देर खिड़की के पार जर्द रोशनी में चमकते हुए बारिश की बूंदों को देखती रही। समाज से कभी कभार मुहिब के रोने की आवाज भी टकराती। वो सुस्त सी, भारी मगर दिलफरेब रात याददाश्त के पन्नों पर हमेशा के लिए महफूज हो गई। उसकी दुआएं कबूल हुई। उसकी ख्वाहिशात ने हकीकत का रूप धार लिया। अमर की सूरत में मोहब्बत से नवाजकर खुदा ने अलमीरा की गोद में मुहिब भी डाल दिया था। मुहिब यानी मोहब्बत करने वाला। शी लव्स टू फोटोग्राफ अस, माई फेवरेट व्यू। डियर डायरी, वी heard him cry for the very first time. He is so tiny that he fits perfectly in his baba's hand. Dear diary, his first two little teeth are finally here, and he bit his baba. Someone provoked him to do so. Dear diary, he smelled in his sleep today. He has his baba's dimple and his mama's habit of stealing the blanket. I do not steal the blanket. You absolutely do. Amar Khan, Almira Sultan. Pictures she sent me while I am at work. His baba got him all dressed up. Dear diary, Mira cried because the first word he learned was Baba. No, it was Mama. Someone is simply too jealous to hear such a clear word. Dear diary, he took his first step today. Guess who cried? Because he toddled straight into his baba's arm. Someone is twisting the story again. I was standing a little further away. Otherwise, everyone knows he loves his mama the most. Keep telling yourself that. Amar Khan, Almira Sultan. He loves to photograph her. My favorite view. Dear diary, we are blessed with a little angel. She is a carbon copy of her mama. I am afraid he'll love her more than me. She literally cried about it for an hour. I timed it. I hate you so much. Dear diary, she got her vaccination today, and guess who cried more than she did? It just, I can't bear to see my little girl in pain, unlike her grumpy baba. That's what being a strong father looks like. Really? You were weeping your tears the moment we got back to the car. Mira? Oops. अमर खान, अलमीरा सुल्तान। चंद साल बाद। फजर के बाद का रोशन आसमान सुरमई बादलों से बोझल था। आज बारिश मुतवक्का थी, तभी गुज़िश्ता चंद दिनों के मुकाबले में ठंड महसूस हो रही थी। शहर के मसनूई रानाइयों से दूर ये कनाडा का एक सरसब्ज देही इलाका था। घर से 15 मिनट के मुसाफत पर वॉकिंग ट्रैक था, जहाँ फजर के बाद आना उन तीनों का मामूल था। मुजाहिद खान जॉगिंग करते, अदीना किताब का मुताला और उन दोनों की बिल्ली आराम फरमाती। आज भी नरम सब्ज घास पर जॉगर्स में कैद पांव दौड़ते हुए चले जा रहे थे। सुरमई ट्रैक सूट में मलबूस, पसीने में शराबोर मुजाहिद खान वॉकिंग ट्रैक का तीसरा चक्कर लगाकर छोटी छोटी सांसें लेते हुए उस बेंच की तरफ आए जहां अदीना किताब हाथ में लिए हुए बैठी थी। उनके बराबर में सुरमई बिल्ली बराजमान थी। आहट पर दोनों ने सर उठाया। बिल्ली सीधी हो बैठी। अदीना ने किताब बंद करके पानी की बोतल बराबर में बैठे हुए मुजाहिद खान को पकड़ाई। वो घूंट घूंट पानी पीने लगे।
आज कौन सी किताब ज़ेर मुताला है जनाब के? मुजाहिद खान ने पानी की बोतल रखकर बिल्ली को गोद में लेकर प्यार किया। मौलाना आज़ाद की सबे उम्मीद। खासी ठहरी हुई पुरसकून आवाज़ थी। मुजाहिद खान ने गर्दन घुमाकर भरपूर निगाह उन पर डाली। सफ़ेद रेशमी दुपट्टे के हाले में चेहरा फजर के आसमान सा मनव्वर लगा। लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। अदीना को मौलाना आज़ाद की किताबें हिफ्ज़ हो गई थी और मुजाहिद खान को अदीना आंखें बंद करके भी हर्फ ब हर्फ पढ़ते जाते थे। खादिम मदद को हाजिर है। उन्होंने बेंच से टेक लगाई। उनकी बिल्ली गोद से उतरकर अब सब्जे पर टहल रही थी। ज़रूरत नहीं है, मुझे शकील उर्दू पर अबूर भी हासिल हो गया है और मैं फ़ारसी भी समझ लेती हूँ। गर्दन अकड़ाई तो वो यूं ही टेक लगाकर बैठे ज़रा सा अदीना की तरफ झुके। अज़माबाज़ हकाइत महर व वफ़ा मपर्स। हम अहले वफ़ा से मोहब्बत और खुलूस के सिवा कुछ मत पूछो। इस कदर रवानी से तर्जुमा हुआ कि मुजाहिद खान मुतासिर हुए बगैर न रह सके। माँ कसा सिकंदर व दारा नखवा अंदा एम। गर्दन घुमाकर मगरूर नज़रों से मुजाहिद खान को देखा तो वो हंस पड़े। अदीना मुबहम सा मुस्कुराते हुए सर झुका गई। अगर आप इसी तरह तरक्की करती रहीं तो अगले 2-3 माह में मुझे रिटायर कर देंगी। फिर कौन मुजाहिद खान और ठठरती हुई रातों में कैसी फारिस और खरसान की बातें, कौन रूमी कौन शम्स। आज़ाद के खतूत तो आपने अजबर कर लिए हैं। ठंडी आहें भरते मुजाहिद खान पर उन्हें हंसी आई थी। लेकिन आपसे ना सुनो तो नींद का ना आना शुमार नहीं करेंगे। उनकी नरम व नाजुक उंगलियां सफ़ेद दुपट्टे के पल्लू पर लकीरें खींच रही थीं। मैंने एक उमर कमराए जमात में खड़े होकर लेक्चर देते हुए गुजारी है अदीना। मेरी जमात में कोई शागिर्द ओंगता भी नहीं है। आप बहुत ही नालायक शागिर्दा हैं। उन्हें इम्तिहान की फिक्र सोने नहीं देती होगी। मैंने तो हर इम्तिहान में सुरखरू होकर आपको पाया है। चैन की नींद सोना तो बनता है। आखिर में लहजा शरीर हुआ तो मुजाहिद खान का कहका बुलंद हुआ। घास पर टहलती हुई उनकी बिल्ली फौरन भागती चली आई। अदीना ने बाजू वाह किए तो वो तंदुई से उनकी गोद में समा गई। वो दोनों अब बराबर बराबर चलते हुए वॉकिंग ट्रैक से निकल गए थे। फुटपाथ पर चलते हुए उन लोगों के दाएं तरफ दरिया बह रहा था और बाएं जानिब तारकोल बिछी हुई साफ सुथरी सड़क थी। सामने से धाती छतों से ढके हुए सीधा सीधा घर नजर आते थे जिनकी छोटी दीवारें फूलों से लदी हुई थी। आज आपका यूनिवर्सिटी ऑफ है तो मार्केट चलें। सब्जी खत्म हो गई है और मुझे कुछ और सामान भी लेना है। मुजाहिद खान के साथ सब्जी लेने मार्केट जाना उन्हें बहुत पसंद था। शादी के बाद जब जिंदगी मामूल के डगर पर चली तो जल्द ही अंदाजा हो गया था कि वो खरीदारी के मामले में उनके भांजे के बिल्कुल उलट थे। वो नाक ऊंची करके हर शाही चीज पर हाथ रखने वाला और मुजाहिद खान लड़ते भगड़ते कीमतें कम करवाते थे। हर चीज देखभाल कर टोकरी में डालते। कौन सी सब्जी ताज़ा है शक्ल देखकर बता देते। उमर का बहुत सा हिस्सा अकेले गुजार कर जितना कुछ सीखा था अदीना को भी सिखाना चाहा, मगर कई माह बाद भी वो दुकानदार की बेचारी शक्ल देखकर दुगनी कीमत पर चीज़ ले आती थी। इसीलिए अब साथ ही जाते उन्हें दुकानदारों के हथकंडे समझाते जिन्हें वो कमाल महारत से अनसुना कर देती। चल लेंगे। और सुने, बराबर में जो कैथरीन रहती हैं वो चाह रही थी कि आप उनके बेटे को ट्यूशन दे दें। तीसरी बार कह रही हैं वो। आप मान क्यों नहीं जाते? आप कुछ भी और मनवा लें मगर मुझे उसके बेटे के चाल चलन नहीं पसंद। अदीना मुंह बसोर कर रह गई। जहाँ आपकी मर्जी होती है बस वहाँ मेरी बात मानते हैं। क्या सोचेगी कैथरीन कि मैं अपने शोहर से बस इतनी से बात नहीं मनवा सकी? अच्छा ठीक है, लेकिन 1 घंटा दूंगा। अदीना ने लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट छुपाना चाही, मगर मुजाहिद खान ने उनकी आंखों में उतरते हुए मगरूर तबस्सुम को देख लिया। उस औरत के लिए वो अपना हर असूल तोड़ते चले जाते थे। और आपकी छुट्टियां कब होंगी? मुझे बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। मुहिब भी कल कह रहा था कि दादी अब आप मिलने नहीं आती। अगर आपकी छुट्टी नहीं मिल रही तो मेरी फ्लाइट करवा दें। वो उन दोनों के आगे आगे दुमलाकर चलती हुई बिल्ली अदीना के मुसलसल बोलने और मुजाहिद खान के उनकी हर बात पर इकरार करने की आदी थी। वो बोलती जाती थी और मुजाहिद खान गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराते सुनते जाते थे। 2-3 हफ्ते ठहर जाएं, फिर साथ चलेंगे। मुझे भी बच्चे याद आते हैं। आपको पता है, उस दिन अमर बता रहा था मुहिब ने पूरी क्लास में टॉप किया है। बाप से जहानत ली है उसने। माना कि आपको अपना भांजा अजीज है, लेकिन आप मेरी बेटी को ऐसे किनारे नहीं लगा सकती अदीना। और वो ये भी बता रहा था कि अदीना को अंदाजा भी नहीं होता था कि उन्हें जोश से बोलते हुए देखकर मुजाहिद खान घर वापस जाते हुए तवील रास्ता इख्तियार कर लेते थे। 15 मिनट के बजाय आधे घंटे में घर पहुंचते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो बोलती गई, मुजाहिद खान सुनते गए। उनके रास्ते में चनार का दरख्त आता था। उस दरख्त तले बेंच पर एक नौजवान बैठता था। दरख्त के तने के साथ अपनी साइकिल खड़ी करके कैमरा हाथ में उठा लेता।
कोई नहीं जानता वो कौन था, कहाँ से आया था। बस वो यूं ही हर रोज उन दो लोगों के वहां से गुजरने का इंतजार करता, और जब वो दिखाई देते तो कैमरे में उनकी तस्वीर उतार लेता। खिजा, बहार, सर्दी, गर्मी। कैमरे की आंख ने हर गुजरते हुए मौसम को उन दो सूरतों पर असरअंदाज होते हुए देखा था। और उस दिन जब उसने तस्वीर उतारी तो मुजाहिद खान अदीना की बात पर कहका लगाकर हंसते थे, और अदीना गहरी मुस्कुराहट मुस्कुरा रही थी। उन दोनों के सर के बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरा झुर्रियों जला था। कनाडा के एक सरसब्ज और पोश इलाके में रहते वो दो लोग वक्त के साथ ढल चुके थे। गिलियाद, एबटाबाद और अतराफ के इलाकों में मानसून की बारिशें हो रही थीं। नमली मीरा के पहाड़ों की चोटियां भी भीगी हुई थीं। पहाड़ी रास्तों की ढलानें मुसलसल बारिशों की वजह से सफर के लिए खतरनाक होती जा रही थीं। उस दिन भी सुबह से बारिश हो रही थी। हवेली में मुलाजमों की चहल पहल जारी थी। ताहम मालकान का मुश्किल से 2-3 महीनों में एक चक्कर लगता था। सरदार साहब जब भी अपने घर वालों समेत नमली मीरा का रुख करते, हवेली की हर ईंट नए सिरे से जी उठती। तवील राहदारियों में बच्चे दौड़ते नजर आते। आतिशदान के पास उनके कहके सुनाई देते। उनके जाने के बाद वही तन्हाई और खामोशी। हवेली के बरक्स बाग के अगबी तरफ एनेक्सी में खासी रौनक हुआ करती थी। शेरदिल गांव की किसी लड़की से शादी करके 2 बच्चों का बाप बन चुका था। खिलती रंगत, सब्ज आंखें, भूरे बालों वाली पठान बच्चे जो फर फर पश्तो झाड़ते, खासी लड़ाका तबीयत के मालिक थे। बाप पर तो बिल्कुल नहीं गए थे। हाँ, बाप की एक तंबी नजर पर ठंडे जरूर पड़ जाते थे। शेरदिल की अज़दवाजी जिंदगी भी बगैर किसी ऊंच नीच के सुकून से आगे बढ़ती जा रही थी। गांव के मामलात अब भी वही देखता था। ताहम उसकी शादी के बाद अमर ने जमीनों की जिम्मेदारी से उसे बरी कर दिया था। यूं वो अपने घर के लिए खासा वक्त निकाल लेता। उस दिन भी शाम में जल्दी आने का अहद करके तेज बारिश में औकात की टीन के छत के नीचे बैठा वो गांव में हुए कोई झगड़े सुलझा रहा था। सुकून से हर एक की बात सुनता, धीमी आवाज में अपना फैसला सुना रहा था। कॉटन की सफेद शलवार कमीज में मलबूस शेरदिल की तबीयत में अब वो जज्बातीपन नहीं था। गांव वालों के लिए उसका फैसला अब सरदार का फैसला ही होता था। जैसे वो कहता, सरे तस्लीम खम दे दे। नमली मीरा से 2 घंटे की मुसाफत पर पिंडी में जैन के रेस्तरां में एक गाहक वेटर से उलझ पड़ा था। वो ऊंची आवाज में वेटर को गालियां देता मैनेजर को बुलाने का कह रहा था। शोरोगुल की आवाज मैनेजर के ऑफिस तक गई तो वो बाहर भाग आया। मैं हूँ यहाँ का मैनेजर हाशिर खान, कहिए क्या मसला है। सुरमई रंग के 3 पीस सूट में मलबूस, टाई लगाए हुए, पैंट के जेबों में हाथ डाले हुए खड़ा हाशिर संजीदगी से ग्राहक को देख रहा था। अमर भाई से चंद साल तरबियत वसूल करने के बाद पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसने जैन के रेस्तरां की ये ब्रांच संभाल ली थी। चंद माह के खसारे के बाद ब्रांच अब आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने डगर पर चलने लगी थी। और जैन, वो कहाँ था? वो एक जगह कम कम ही नजर आता था। सुबह पिंडी होता तो रात में एबटाबाद में नजर आता। शाम की चाय इस्लामाबाद में तो सुबह का नाश्ता बैरून मुल्क हो रहा होता। उसने किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बजाय अपने शौक और कारोबार को तवज्जो दी थी। यहाँ 2-4 बड़े बड़े शहरों में अपने रेस्टोरेंट के ब्रांचेस खोलने के बाद आजकल 1-2 ब्रांचेस बैरून मुल्क में खड़ी करने की कोशिशों में लगा हुआ था। नरम दिल वो अब भी था, मगर अब उसके हर फैसले में खौफ के बजाय एतमाद का अंसर शामिल होता था। पिंडी में अपना ज़ाती अपार्टमेंट था और एबटाबाद में ज़ाती घर, मगर कारोबार से थककर हर तीसरे हफ्ते सुस्ताने के लिए खान भाई के घर आ जाता। बच्चों के साथ दिल बहल जाता। अलमीरा खातिर तवज्जो में कोई कमी न छोड़ती और खान भाई भी उसकी रोदात सुन लेते, मशवरे दे देते, कहीं झोल देखते तो समझा भी देते। एबटाबाद में वो कोजी जरनिगार बत्तियों में जगमगाता कैफे, जिसकी छत से लगी हुई रस्सियों पर कागजी जहाज लटक रहे थे, दोबारा आबाद हो गया था। सुबह के 8:30 बज रहे थे। ऑफिस जाने वालों का आना जाना लगा हुआ था। ज्यादातर बस चाय और कॉफी के लिए आ रहे थे। काउंटर के पार खड़े हुए 2 मुलाजिम तेजी से हाथ चला रहे थे। काउंटर से जरा फासले पर वो मेज पर लैपटॉप रखे हुए कुर्सी पर बैठी थी। लैपटॉप के बराबर में भाप उड़ाती हुई कॉफी का कप रखा था। सियाह प्लाजो पर सुरमई घुटनों तक आती हुई कमीज पहने, सियाह बालों को ढीले जूड़े में बांधे, वो तेजी से लैपटॉप के कीपैड्स पर उंगलियां चला रही थी। गाहे बगाहे एक नजर काउंटर पर भी डाल लेती, जहाँ मुसलसल रश थी। गंदमी रंगत और छोटी आंखों वाली वो खातून किरण हन्नान थी। ईशल की 12वीं सालगिरह पर जो गहरी नींद से जागी थी, जिसे उठते ही बताया गया कि उसके शोहर को उस दुनिया से गए हुए 7 साल हो चुके हैं। किरण के लिए तो कैफे की सीढ़ियों से गिरना बस कल की बात थी, बस कल की ही। सब्र आने में उसे अच्छा खासा वक्त लगता, मगर ईशल को देखकर जल्द ही खुद को संभाल लिया। उस बहुत मुश्किल वक्त में अलमीरा उसके शाना बशाना खड़ी रही। उसके छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े काम भी उसी ने किए थे। उसके अपने बच्चे छोटे थे, तवज्जो मांगते थे,
मगर उसने किसी की वजह से भी किरण को तनहा नहीं किया था। कैफे को दोबारा खोले महज 1.5 साल हुए थे। अलमीरा बच्चों को स्कूल से वापसी पर कैफे ले आई थी। अमर अक्सर शाम में ईशल से मिलने चला आता, वरना इतवार के दिन दोपहर का खाना तो अमर और अलमीरा के घर ही होता था। मामा, मैं स्कूल से सीधा अकेडमी चली जाऊंगी और वहां से अमर के घर। आज अलमीरा आ रही है। यूनिफॉर्म में मलबूस, बालों को ऊंची पौनी में बांधे, कंधों पर बस्ता टिकाए 15 साला ईशल जीने उतरकर किरण के पास आई। दोनों बाजू किरण की गर्दन में हमाइल करके उसके गाल पर बोसा दिया। फिर वहीं रहना, रात में मैं भी वहीं आ जाऊंगी। अलमीरा से कहना डिनर साथ करेंगे, खाना मेरी तरफ से है। क्या खिलाएंगी? किरण के सर पर थोड़ी टिकाए हुए लाड से पूछा। मुहिब को मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद है, अलमीरा को बिरयानी और अमर। मजाल है जो कभी बेटी को सरे फहरिस्त रख लिया हो आपने। मुहिब भाई के साथ मुझे भी कोफ्ते पसंद है। मैं फ्रूट राइफल की तरफ आ ही रही थी। सच्ची? लव यू मम्मा। किरण ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी चूमी, फिर उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी। ध्यान से जाना। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कैफे के बाहर रुकती वैन ने हॉर्न दिया तो वो हाथ हिलाती हुई फौरन बाहर की तरफ भाग गई। किरण गर्दन घुमाई में मुतबस्सम निगाहों से उसे जाता हुआ देखती रही। वैन नजरों से ओझल हुई तो वो सर झटकती हुई अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। कैफे में रश बढ़ता गया। तारकोल बिछी सियाह सड़क पर वो ऊंची सफेद गाड़ी मामूल की रफ्तार से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। सियाह शीशों के पार अग्निशिष्ट पर रखे हुए ताज़ा फूलों की महक गाड़ी में रच बस गई थी। पैसेंजर सीट पर 8 साला मुहिब सीट बेल्ट लगाए हुए बैठा था। ऑलिव कार्गो पैंट पर सियाह कार्योनिक टी शर्ट पहने, कलाई पर हमरंग घड़ी बांधे, सियाह बाल तरतीब से सेट किए, नाक पर गोगल्स लगाए हुए वो अमर जैसा लगा। ठहरा, पुरसुकून, मासूम और महंगा। वो गर्दन घुमाए शीशे के पार देख रहा था, जहां अब गाड़ी मोटरवे से उतरकर इस्लामाबाद शहर में दाखिल हो रही थी। वक्फे वक्फे से वो एक ताजुब भरी निगाह ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अमर की गोद में चढ़ी हुई 5 साला हरमला पर भी डाल लेता। बीच कार्गो पैंट पर सफ़ेद और लेमन रंग की इम्तिजाज का टॉप पहने हुए प्यारी और गोल मटोल सी हरमला। उसके गहरे कत्थे रंग के वेवी बाल कंधों से जरा से नीचे तक आकर कर्ल हो रहे थे। आंखें बाप जैसी थी और चबी चेहरा, फूले गाल माँ की शबिया थे। दोनों बाजू अमर के गर्दन में डाले वो सुकून से उसके कंधे पर सर रखे हुए थी। अमर का दायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था, बाएं से वो मरहला का सर थपक रहा था। उसी हाथ के अंगुश्ते अमानत में सिल्वर रंग की वेडिंग रिंग का इजाफा बहुत भला मालूम हो रहा था। ऑलिव कार्गो पैंट पर सियाह करियोनिक टी शर्ट पहने हुए बढ़ती उम्र के साथ मजीद वजिया दिखते हुए अमर खान। उसकी कत्थई आंखों में नरमी थी और चेहरे पर बेहद सुकून। बाबा। गाड़ी में छाई खामोशी को वक्फे वक्फे से हरमला की आवाज ही तोड़ती थी। बाबा की जान, आप मामा से बहुत प्यार करते हैं? अचानक सवाल पर अमर की आंखों में तबस्सुम उतरा। स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए लब दांतों में दबाया। बहुत ज्यादा। और मुझसे? आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मेरी जान। मामा से ज्यादा? खिड़की के पार देखते हुए मुहिब ने झल्लाकर गर्दन घुमाई, चश्मे के पार आंखें बड़ी करके बहन को घूरा। बाबा, आप हाँ नहीं बोलेंगे। ये हमेशा मामा के साथ ऐसे ही करती है। वो हमेशा की तरह माँ के साथ ज्यादती होते हुए देखकर दिल मिलाया। अमर ने प्यार भरी निगाह उस पर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाए। बात क्या है हरम? ये सवाल क्यों हो रहा है? वो खामोश रही। मुहिब सर झटकता वापस खिड़की के पार देखने लगा। बाबा। हरम? हरमला ने बाप के कंधे से सर उठाकर बराह रास्त उसका चेहरा देखा। अगर मैं मामा से फूल ले लूं तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे? इस कदर मासूमियत से पूछा कि अमर का बेसाख्ता कहका गाड़ी में गूंज उठा। मुहिब ने बिफर कर बहन को घूरा। आप मामा के फूलों को हाथ भी नहीं लगाओगी हरमला? मुहिब ने आंखें बड़ी करके उसे वार्न किया। बाबा, मुझे फूल पसंद है। वो जिद पर उतर आई। बाबा ने आपको दिला दिए थे, आपने खुद उसका कचुम्बर बना दिया है। आपको हमेशा मामा की चीज चाहिए होती है। गंदे भाई। मुंह फुलाकर अमर से टेक लगाकर बैठ गई। यूं के खफा निगाहें स्टीयरिंग व्हील पर टिकी थी। हरम? अमर की हरम सुनती थी अब भला? हरमला? वो टुकुर टुकुर सामने देखती गई। हरमला। अमर, मैं आपसे नाराज हूँ, बात भी नहीं करूंगी, भाई से भी नहीं करूंगी। बस फूलों के लिए आप बाबा और भाई से नाराज हो जाओगी? वो चुप रही, मुंह फुलाई बैठी रही। चंद पल खामोश रहने के बाद अमर ने उसके पेट पर गुदगुदी की। उसने झट अमर का हाथ हटाया। अमर ने दोबारा यही किया तो वो उसका हाथ हटाने की कोशिश में रोने को हुई। अमर ने जरा सा झुकते हुए उसका गाल चूमा।
آپ کو بھی پھول لے دیتے ہیں، اور حکم؟ ماما والا دیں گے، ایک دم چہکی۔ میں اب اس سے لڑائی کروں گا بابا۔ مفاہمت پسند محب ماں کے لیے بے حد جذباتی تھا۔ میں آپ کو پھول نہیں دوں گی، اور میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی، آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بھائی کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ حرم، بری بات بیٹے، بڑے بھائی ہیں وہ آپ کے۔ اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ ہرملا خود بخود ہی واپس بھائی کی طرف گھومی۔ سوری، دبی دبی آواز نکلی۔ محب نے زبان نکال کر اسے چڑھایا، پھر واپس کھڑکی کے پار دیکھنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا، جس کے چہرے پر وہی نرمی تھی، پھر آہستہ سے اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بابا، بابا کی جان۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے عمر ہرملا اور محب کا ہاتھ تھامے ہوئے استقبالیہ ہال میں چلے آئے تھے۔ محب نے بہت ذمہ داری سے سفید و سرخ پھولوں کا بوکے اٹھا رکھا تھا۔ ملیشیا سے آنے والا جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ اکا دکا لوگ باہر آتے نظر آئے۔ ان 3 لوگوں کی نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ پھر عمر نے اس کی آواز سنی، کھانا؟ خوشی سے بھرپور چہکتی ہوئی وائلڈ سی چیخ۔ وہ عمر کو دیکھتے ہی ان کی سمت بھاگی تھی۔ عمر کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی، دونوں بچوں کے ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے۔ ہینڈ کیری کے ہینڈل سے ہاتھ اٹھاتی وہ قریب پہنچتے ہی پنجوں کے بل اچکتی ہوئی دونوں بازو عمر کے گردن میں حمائل کر کے سیدھا ان کے سینے سے لگی تھی۔ عمر نے اس کے گرد بندھے ہوئے بازو کی گرفت تنگ کرتے ہوئے اسے گول گھما دیا تھا۔ المیرا کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تھے۔ اس کی سروشاری سی ہنسی بہت قریب سے سنائی دی۔ کوالالمپور کے اتنے بڑے ریسرچر کو میری ریسرچ پسند آئی ہے، خوشی سے چہکتے ہوئے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بتایا۔ اس کا چہرہ سرخی مائل ہوا، سانس پھول رہا تھا۔ پراؤڈ آف یو میرا۔ ارد گرد موجود کتنے ہی گردنوں نے گھوم کر ان 2 دیوانوں کو دیکھا تھا، پھر کسی خیال کے تحت وہ دونوں لمحہ بھر کو تھمے۔ المیرا کے پاؤں زمین پر جمے، عمر کی گردن میں حمائل بازو ڈھیلے پڑے۔ اس کے گرد بندھے ہوئے عمر کے ہاتھ پہلو میں گرے۔ بچے کہاں ہیں؟ سرگوشی میں پوچھا۔ عمر نے مڑ کر المیرا نے ان کے عقب سے گردن نکال کر ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے بچوں کو دیکھا، جو ایسے مناظر کے عادی لگتے تھے۔ ماں کی توجہ ملنے پر محب تیزی سے ماں کی طرف لپکا۔ کانگریچولیشنز ماما۔ اس نے بکے المیرا کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ بکے لے کر اس نے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے محب کو خود میں بھیجا تھا۔ ماما نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں محب۔ اس نے محب کی پیشانی چومی، پھر گال، پھر بال۔ عمر متبسم نظروں سے دونوں کو دیکھتے گئے۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ المیرا نے پیار سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آنکھوں سے لگائے۔ واہ، بابا کے ساتھ ٹویننگ کی ہوئی ہے، دونوں کتنی پیارے لگ رہے ہیں۔ اس کے بے ساختہ تعریف پر محب جھینپ گیا۔ حرم کہاں ہے؟ یہی تو تھی۔ محب مڑا۔ عمر نے اپنے پیچھے ہرملا کا چھپنا محسوس کر کے مسکراہٹ دبائی۔ المیرا نے آنکھیں چھوٹی کیے باپ کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوئی ہرملا کا ہاتھ دیکھا، جس سے اس نے عمر کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی۔ کھانا آپ حرم کو نہیں لائے؟ ترسی ہوئی آواز تھی۔ لایا تو تھا، مگر شاید ناراض ہو گئی ہے۔ کیوں؟ مجھے اپنی بیٹی اتنی یاد آ رہی تھی، ہم 2 ہفتوں سے نہیں ملے، وہ خفا ہوگی تو میں روں گی۔ آپ بابا سے زیادہ پیار کرتی ہیں، خفا انداز میں کہتے ہوئے اس نے عمر کے پیچھے سے سر نکالا۔ عمر ہنسے، جبکہ المیرا نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ آپ تو میرا بچہ ہو، میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں۔ آپ نے پہلے بابا کو حق کیا، آپ ہمیشہ پہلے انہیں ہی حق کرتی ہو۔ وہ حرم کی شکایت پر عہد کرتی تھی اگلی بار پہلے اس سے ملے گی، مگر عمر کو سامنے دیکھ کر سب بھول جاتی تھی۔ ماما یہ آپ کے پھول بھی لے رہی تھی۔ محب جھٹ ماں کی طرف ہوا۔ مجھے تو بس حرم چاہیے، پلیز بچہ مان جاؤ۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی، بازو واقعے۔ حرم نے منہ پھلا کر پہلے اسے دیکھا، پھر سر اٹھا کر عمر کو۔ جاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر تیزی سے ماں کی طرف بھاگی تھی، زور سے آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ المیرا نے اسے خود میں بھیجتے ہوئے دیوانہ وار اسے چوما۔ کیسی ہو؟ بابا کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ ماما کی یاد آئی آپ کو؟ محب بھائی نے میرا کچن سیٹ توڑ ڈالا، میں ان سے لڑی تو بابا نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اللہ ہرملا، ماما اس نے خود سیٹ گرایا تھا، بابا نے صرف ہرملا عمر کہا تھا۔ محب نے اپنا سر پیٹا۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے یہ میرا، بہت بڑا، تم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ اس نے سارا گھر اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا تھا۔ عمر کے ٹھنڈی سانس بھرنے پر وہ ہنسی۔ یعنی میری کمی محسوس نہیں ہونے دی؟ ارے کہاں، تمہارے آگے بابا کا دم بھرتی ہے، ورنہ تمہارے پیچھے ہر وقت ماما یاد آ رہی ہے، ماما کے ہاتھ سے کھانا ہے، ماما چاہیے، ماما کے ساتھ سونا ہے۔ ہم دونوں سے یہ ہاتھ جتنی بچی نہیں سنبھل رہی تھی۔
खुद ही कहते थे इसे तो मैं जूनियर मीरा बनाऊंगा। वो हरमला को गोद में लेकर खड़ी हो गई। अमर ने उसका हैंड कैरी पकड़ा जबकि मुहिब ने बुके। ये सीनियर से भी आगे निकलती जा रही है। वो चारों अब एयरपोर्ट के लाउंज से निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। मामा, आप हमारे लिए गिफ्ट्स लाई हैं? उसके बालों से खेलती हरमला ने पूछा। बिल्कुल, मुहिब भाई ने स्केच बुक्स और पेंटिंग कलर्स मंगवाए थे। हरम ने चॉकलेट और टॉयज सब लाई हूँ। प्यार से उसके गाल खींचे। और बाबा के लिए? उफ हरमला, मुहिब ने सर पर हाथ मारा। मुहिब के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से लगाकर चलते हुए अमर हंस पड़े। बाबा ने अपने लिए परफ्यूम मंगवाया था, उन्हें यहाँ से मिल नहीं रहा था। बहुत प्यारा है, हम दोनों भी यूज करेंगे। आखिरी बात उसके कान में कही। और बस थोड़ा सा बाबा को भी दे देंगे। अंगुष्ठ शहादत और अंगूठे के दरमियान न होने के बराबर फासला बनाकर बताया। कितना थोड़ा? अलमीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर गर्दन घुमाकर बराबर में चलते हुए अमर को देखा। कत्थई आंखों में उतरा तबस्सुम, खिलता हुआ चेहरा और गाल पर बनती हुई चांद सी लकीर वो 12 दिनों में मजीद अच्छे क्यों लग रहे थे। बेइख्तियार ही उसने अपना हाथ अमर की तरफ बढ़ाना चाहा, जिस पर नजर पड़ते ही हरमला ने तेजी से उसके हाथ पर चपत रसीद की थी। वो मुस्कुराहट दबाती हुई हाथ खींच गई। 1.5 घंटे बाद वही सफेद गाड़ी दोबारा इस्लामाबाद मोटरवे पर चढ़ी हुई थी। इस बार वही पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ था। पैसेंजर सीट पर अलमीरा हरमला को गोद में लिए हुए बैठी थी। ड्राइविंग करते हुए अमर ने बाएं कोहनी सेट आर्म रेट पर टिकाई हुई थी, जबकि दायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। मुहिब उन दोनों की नशिस्तों पर बाजू फैलाए हुए अलमीरा को गुजरे दिनों की रिपोर्ट दे रहा था, जिसमें हरमला वक्फे वक्फे से खलल डालती। वीकेंड पर बाबा खाना बनाते थे। बाबा ने इतनी स्पाइसी बिरयानी बनाई थी, हरमला ने नहीं खाई। यह हमेशा बाबा से अपने लिए अलग खाना बनवाती थी। मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं स्पाइस नहीं खाती भाई। आप जानबूझकर बाबा को तंग करती हैं हरमला। बाबा, मैं नहीं करती थी ना, मैं अच्छी बच्ची हूँ ना। उन दोनों के तमाम सफ़र अब ऐसी ही तकरार सुनते हुए गुजरे थे। अलमीरा अब गर्दन घुमाकर सड़कों का जायजा नहीं लेती थी, और अमर बहुत चाहकर भी कोहनी सीट आर्म रेट पर टिकाने के बावजूद भी उसका हाथ ना थाम सकते, क्योंकि हरमला की नज़र पड़ जाती तो फौरन अलमीरा के हाथ से उनका हाथ हटा दिया करती थी। अगर कभी उसे तंग करने के लिए बारहा ये कोशिश दोहराते तो रो भी देती। हिल रोड पर आबाद वो प्यारा और कोसी घर, जहां अमर ने अलमीरा को बागबानी सिखाई थी, साथ मिलकर पौधे लगाए थे। उस घर की छोटी दीवारें बोगनवेलिया से ढकी हुई थी और फाटक नुमा दरवाजा कदरे छोटा था। कार पोर्च में अमर की सफेद गाड़ी के साथ 2 साइकिल खड़ी थी। अंदरूनी दरवाजे के पार हरमाला मास्टर बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ भागी थी। अमर उसके जूते उठाते हुए उसके पीछे पीछे थे। अलमीरा किचन में थी, जबकि मुहिब नक्सक सा तैयार होकर माँ के साथ बातों में मशगूल था। हरम, एक जगह बैठकर जूते पहन लो। हरम, बाल बनवा लो। हरम, मीरा, इसे आवाज दो। वो अनोखी थी जो बाप के बजाय माँ की आवाज सुनती थी। हरमला, बाबा की बात मान लो, वरना मैंने आकर सीधा कर देना है। अलमीरा ने किचन से ही आवाज लगाई थी। एक हाथ में जूस का गिलास, दूसरे में माँ का मोबाइल पकड़े हुए उस पर कार्टून देखती हुई हरमला ने मुंह फुलाकर बाप को घूरा। कट्टी। वो दोनों चीज पटकने लगी थी। अमर ने बर वक्त ही थाम ली। अभी मोबाइल और ग्लास मेज पर रखकर पलटे ही थे कि वो दोबारा भागने लगी थी। अमर ने इस बार उसके शर्ट के कॉलर में हाथ डाला। हरमला के पांव जमीन से उठ गए थे। बाबा छोड़ें! वो पांव आगे पीछे करती चिल्लाई। अमर असर लिए बिना उसे लाउंज में लाए थे। उसे सोफे पर बिठाकर अपने काबू में किया, फिर जूते भी पहनाए और बाल भी बना दिया। मुहिब, 2 मिनट इसे संभालो तो मैं चेंज कराऊं। यहाँ से हिलने मत देना इसे। जी बाबा। वो तेजी से किचन से निकल आया। अमर मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गए। पीछे मुहिब और हरमला की घमसान की जंग छिड़ने लगी थी कि अलमीरा वहां चली आई। थोड़ी देर में ही वो चारों घर से निकल आए। मुहिब अपनी साइकिल पर बैठा। अमर ने हरमला को उसके साइकिल पर बिठाया। दोनों ने मुड़कर हाथ हिलाया, फिर पेंडल घुमाते हुए हिल रोड की साफ सुथरी कुशादा गली में साइकिल भगाने लगे। अमर और अलमीरा उन दोनों के पीछे सुसरवी से हम कदम थे। बीच वाइड लेग पैंट पर तेल कॉर्डराय शर्ट पहने, बाल माथे पर गिराए हुए, पैंट की जेबों में हाथ डालकर चलते हुए अमर, उनके बराबर में तेल खुले पाइंचों वाली शलवार पर हम रंगी लंबी कमीज पहने, शेफॉन का दुपट्टा कंधे पर गिराए हुए प्यारा सा मुस्कुराती अलमीरा। बराबर बराबर चलते हुए यूं ही हाथ से हाथ टकराया तो अमर ने अपनी उंगली उसकी उंगलियों में उलझा ली। पल भर को दोनों की अंगुष्ठें अमानत में पहनी हुई वेडिंग रिंग नुमाया हुई थी। फिर आगे मुतबस्सम निगाहें उसके भरे भरे गुलनार चेहरे पर टिकी। मेरे प्रोफेसर चाहते हैं कि मैं उनके साथ रिसर्च में शामिल हो जाऊं।
UTM के ही एक प्रोफेसर ने अपनी असिस्टेंट की जॉब ऑफर की है। फिलहाल कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं 12 दिनों में ही इतना थक गई थी कि बस जल्द अज जल्द घर आना था। अब फुर्सत से सोचूंगी जो हम चारों को ठीक रहा। तुमने पिक्स भेजी तो मुहिब हर एक को पकड़कर फखर से बता रहा था, मेरी मामा मलेशिया में अपनी रिसर्च दिखाने गई हैं। वो गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराई। मुहिब सबको ये भी बहुत फख्र से बताता है कि उसके बाबा DIG हैं। कत्थई आंखें पल भर के लिए शहद रंग आंखों से टकराईं तो उनमें मोहब्बत के सिवा कुछ न दिखा। वो उन्हें हमेशा से ज्यादा प्यारी लगी थी। मिसमराइज से होकर उसे तकते हुए अमर ने यूं ही उसका हाथ थामकर ऊंचा करके बाजू उसके शाने पर फैलाया, फिर उसे करीब करते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे। टिप। सुरमई बादल ने एक बूंद गिराई, दूसरी, तीसरी, फिर ये सिलसिला चल निकला। बूंदाबांदी हल्की थी तो वो बिना रुके चलते गए। गली में पानी की बूंदों की टिप टिप के साथ हरमला और मुहिब की आवाजें भी गूंजती रहीं। जरा देर बाद एक स्कूल वैन गली में आई थी। उन दोनों के उठते कदम थम गए। वैन से ईशल उतरकर अलमीरा की तरफ भागी। अलमीरा, कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत याद किया। 15 साल ईशल अब अलमीरा के कंधे तक आती थी। सियाह बाल कमर पर गिराए, सफेद प्लाजो पर सियाह कुर्ती पहने वो गर्मजोशी से अलमीरा से मुआनका करके पीछे हटी। अमर पर नजर पड़ी तो पुरतपाकी से उनके साथ हाई फाई किया। मैं मुहिब और हरमला के पास जा रही हूँ। जाने से पहले वो अलमीरा की तरफ मुड़ी। मामा रात में आपसे मिलने आएंगी, कह रही थी डिनर ना बनाइएगा, वो लाएंगी। अलमीरा ने समझकर सर को जंबिश दी। ईशल तेजी से मुहिब और हरमला के पीछे भागी। बारिश में भीगते अमर और अलमीरा लबों पर मुस्कान सजाए हुए उनके पीछे चलते गए। आपके दिन कैसे गुजरे? मेरी याद आई थी। पानी की एक बूंद उसके नाक में चमकती हुई नोज रिंग पर गिरी। हरम ने तुम्हें भूलने ही नहीं दिया, इस कदर बेचारगी से कहा कि वो हंस पड़ी। मुझे समझ नहीं आता मीरा, ये लड़की चाहती क्या है? ये पास हो तो हमारा साथ बैठना भी मुश्किल है, मगर इन 12 दिनों में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इसने तुम्हारी याद में आंसू न बहाए हों। रात को गंदे बाबा मामा को दूर भेज दिया कि रट लगाई होती थी। अब हरमला पास नहीं थी तो बड़े इस्तेहाक से उसके शाने पर बाजू फैलाए हुए उसे खुद से लगाए हुए चलते जा रहे थे। अलमीरा ने भी अपना बाजू उनकी पुष्ट पर फैलाया हुआ था। अगर बेटी ना को तले चने ना चबवाती तो भी मुझे मिस करते। सर उठाकर उनके माथे पर गिरते हुए नम बालों को देखा। नहीं, फिर मैं आज़ादी मनाता। ठक से जवाब आया तो अलमीरा ने तपकर उनके पेट पर कोहनी मारी। मैंने बहुत कैद किया हुआ है ना आपको, जाएं हटें, मैं बात ही नहीं करती। वो मुंह बसोर कर उनके हिसार से निकलने लगी, मगर दूसरी तरफ गिरफ्त इतनी तंग कि वो हिल भी ना सकी। अमर कुर्बान तुम पर जाना, कौन सा हिसाब लगाऊं कि सांस भी लूं और तुम्हें याद भी ना करूं। मॉम से नरमी आंखों में दिए हुए उसकी भीगी पलकों को देखा तो वह झेप कर मुस्कुराई। आप कह सकते थे मीरा, आई मिस्ड यू सो मच एंड आई लव यू, मगर नहीं, आपने पहले मेरा खून जलाना होता है, फिर आई लव यू। वो कुछ कहते कहते रुकी, उठते कदम भी थम गए। अमर शरीर निगाहों से उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखते गए। आई लव यू सो मच। बेखुद से होकर उसके नम गाल पर झुके। लो, बढ़ गया सेरो खून। इशारा उसके गालों पर बिखरती हुई लाली की तरफ था। अलमीरा गला खुंगारती हुई सामने देखने लगी। कौन सी बारिश, कैसा हिल रोड, किसके बच्चे, याद रहा तो गाल पर अमर का लम्स और दाढ़ी की चुभन। वो हमेशा मोहतात रहने वाले, कभी जो यूं बेइख्तियार होते तो उसकी बोलती बंद हो जाती थी। ईशल ध्यान से, आगे रोड पर पानी जमा हो जाता है। मुहिब, बहनों को दूसरी तरफ से लेकर जाओ। जी बाबा। दोनों दाएं के बजाय बाएं जानिब जाती हुई चढ़ाई पर चढ़ने लगे। बूंदाबांदी अब रफ्तार पकड़ने लगी थी। थोड़ी भी और तेज होती तो वापसी नागुज़ीर हो जाती। और तुमने मुझे मिस किया? चेहरा वापस उसकी तरफ घूमा। थोड़ा थोड़ा। छेड़ने के से अंदाज में लापरवाही दिखाई। आई नीड अ हग। मुझे घर आना है, इससे अच्छे तो आप दाल चावल बना लेते हैं। यहाँ इतने सख्त तकिए हैं, क्या आप मुझे? वो पिछले 12 दिनों में मौसूल हुआ उसका हर पैगाम दोहराने लगे तो अलमीरा ने गड़बड़ाकर उनके मुंह पर हाथ रखा। मैं पता नहीं किस चीज़ पर आई थी, आप भूल जाएं सब। तुम्हारे अगले टूर तक तो खुद भूलने का ना तुम्हें भूलने देने का इरादा है। उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर अपनी गिरफ्त में लिया। प्लीज, आई बेग यू। नो प्लीज, मैं फ्रेम करवा रहा हूँ। शर्म करें, बच्चों वाला घर है। इनसे छुपा कर रखूंगा, प्रॉमिस। मैं घर जाकर पहली फुर्सत में आपको ब्लॉक कर रही हूँ। राब्ता नहीं होगा तो खुद को एम्बेरेस भी नहीं कर सकूंगी। नहीं, मुझे यकीन है तुम फिर भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगी।
बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते कहा तो वो रोने को हुई। कितने बदतमीज इंसान हैं आप। आपको हरम ही अच्छी है जो दिन में तारे दिखाती है। उसका मुंह फूल चुका था। इकरार कर दो तो सबूत मिटाने के बारे में सोचा जा सकता है। खासी बेइतनाई से कहा। पक्का कोई बेकअप नहीं है? मोबाइल लेकर सारी तसल्ली कर लेना। वो लब दांतों में दबाए हुए सोच में पड़ी, फिर झिझक कर दरमियान में फासला घटाया, पंजों के बल उचककर अपना मुंह उनके कान के करीब किया। बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनते और आगे पीछे भी देख लेते हैं। गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराते कहा, फिर कबल इसके कि वो कुछ समझ सकते तेजी से भाग खड़ी हुई थी। ये चीटिंग है मीरा, वापस आओ। अमर उसके पीछे लग के। मुहिब, हरम, बाबा बुला रहे हैं। वो बच्चों को आवाज देती हुई आगे बढ़ती गई। नहीं 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 बुला रहा मीरा, ये मजाक नहीं, इधर आओ। बच्चों, बारिश तेज हो रही है, ठंड लग जाएगी। बच्चों की अम्मा, तुम मेरे हाथ लगी तो छोड़ूंगा नहीं। खिलखिलाकर हंसती शिमला हिल की तरफ जाती हुई चढ़ती अलमीरा सुल्तान, उसे आवाजें देते बारिश में भीगते उसके पीछे चलते हुए अमर खान। खत्म शुद्ध। इख्तितामिया एपिलॉग। अतराफ से पहाड़ों में छुपा दरख्तों से ढका हुआ स्वीट होम नामी यतीम खाना, जिसका सियाह आने दरवाजा खुला हुआ था। रनवे पर 3 से 4 वैन्स खड़ी थी। मुलाजिम जिनसे सामान के कार्टन्स उतारकर अंदर जा रहे थे। यतीम खाने के मेजर फंड्स अब भी हेड सेवर्स के जानिब से आते थे। हर माह फंड्स के साथ हेड सेवर्स की चेयरमैन लिली जमान अख्तर बच्चों के लिए तोहफे तहफ भी भिजवाया करती थी। आज भी बच्चों के लिए बेतहाशा तहफ आए थे। इमारत के अगबी जानिब खुलते हुए दरवाजे पर बड़ा भारी ताला लगा हुआ था। उस जगह से मुतालिक कई बातें मशहूर हो गई थी। बहुत से बच्चे रातों में डरते थे। मुलाजिमों को आवाज़ें सुनाई दी थी। किसी ने तो उस सीरियल किलर की झलक भी देखी थी जो बरसों कबल रात के पहर तड़ातड़ बरसते हुए आसमान तले पुलिस मुकाबले में मारा गया था। एक रात किसी बच्चे ने वहां से किसी बच्ची की घुटी घुटी चीखें भी सुनी थी। अगली सुबह यतीम खाने से एक बच्ची गायब थी। पुलिस ने बहुत तलाश किया मगर नाकाम ठहरी और यूं स्वीट होम के अगबी जानिब खुलता हुआ दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किसी को वहां जाने की इजाजत ना थी। वो जगह आसिफ ज़दा थी। सब कहते थे उसी सीरियल किलर की रूह वहां भटकती है और वो बच्चों को अपने बड़े सियाह परों तले हमेशा के लिए छुपा लेता है, क्योंकि उसे बच्चे पसंद थे बहुत ज़्यादा। यतीम खाने का वो बड़ा सा हॉल जहाँ इस वक्त हर उम्र का बच्चा मौजूद था। शोर इस कदर के कानों पर पड़ती हुई आवाज़ सुनाई न दे। यतीम खाने का नौजवान निगरान अपनी निगरानी में तमाम बच्चों में तारीफ बांट रहा था। चहकते खिलखिलाते मासूम बच्चे आंखों में खुशी की रमक लिए हुए अपने तोहफे एक दूसरे को दिखा रहे थे। जब हॉल में आखिरी कार्टन लाया गया तो वो निगरान ने खुद खोला था। कार्टन खाली था, बस एक छोटी सी यूएसबी और उसके साथ ही एक लिस्ट अंदर रखी थी। लिस्ट पर कुछ बच्चों के नाम तहरीर थे। उसने यूएसबी और वो सफ़ेद कागज़ उठाकर कमफहमी से मुलाजिम के तलाश में निगाहें दौड़ाई, मगर वो जा चुका था। यतीम खाने से वो बड़ी वैन्स एक एक करके निकलती गई। सियाह आने दरवाजे बंद हो गए। हॉल में मची हुई गहमा गहमी किसी के भारी बूटों की चाप से थमी थी। बहुत करीब से सुनाई देती, बहुत सनसनाती सी चाप, गोया हर कदम से खून की बू आती हो। आवाज़ बढ़ती गई, इस कदर तेज कि बच्चों ने अपने कानों पर हाथ रखे। हॉल के कद आदम आने दरवाजे एकदम ही बंद हुए। बच्चों के लबों पर कफल लगे, चेहरों पर खौफ के साए लहराए, बत्तियां बुझ गईं। कबल इसके कि वो सब चीखते, तेज सफ़ेद रोशनी हॉल की ऊंची सफ़ेद दीवार पर जम गई। सबकी गर्दनें उस तरफ घूमी। उन्होंने सियाह चमचमाते हुए ऑक्सफोर्ड बूट देखे और सियाह पैंट पर हम रंगी ड्रेस शर्ट पहने हुए एक लंबा ऊंचा मर्द जो आस्तीन फोल्ड किए लकड़ी की कुर्सी पर बैठ रहा था, टांग पर टांग चढ़ाए मुतबस्सिम निगाहों से बच्चों को देख रहा था। ओह, वो शातिर, शैतानी, अनोखी चमक रखती सब्ज आंखें। कैसे हो बच्चों? भारी मखमूर करती बेहद दिलकश आवाज। सब सांस रोके उसे तकते थे। मैं हेड सेवर्स का फार्मर चेयरमैन और सेशन कोर्ट का जज जहांगीर मुराद का बेटा निहाल जहांगीर। उसकी शिकारी निगाहें सब चेहरों से होती हुई हॉल के दरवाजे के करीब खड़े हुए बच्चे पर जम गई, जो इस नाम को सुनकर बुरी तरह चौंका था। झुका हुआ सर उठाकर बेयकीनी से सामने देखा, देखता ही गया। निहाल जहांगीर, वो सीरियल किलर? जहन में उभरता हुआ सवाल अल्फाज की सूरत में ढला, मगर लब सिले रहे। वो उन सब्ज आंखों को तकता गया जो उसी पर जमी थी, सबको छोड़कर बस उसे ही देखती थी। मैं यहाँ तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ, वो कहानी जो शायद तुम्हें बहुत अपनी अपनी सी लगे।
उसने कुर्सी से टेक लगाई, वही लापरवाह सा अंदाज के टाई की नोट ढीली किए, टांगे फैलाए हुए कदरे लठमार अंदाज में बैठा था। कहानी एक बच्चे की जिसे बोर्डिंग स्कूल में चौकीदार ने जिस्मानी तौर पर हरासा किया था। दरवाजे के करीब खड़ा बच्चा सहम का दरवाजे से लगा, चेहरे का सारा खून निचलता गया। कितनी ही छोटी छोटी आंखों में मौत के साए लहराए थे, लगा बहुत सौ के जख्म उधड़ गए हों। कहानी उस बच्चे की जिसे उसके ही हमजमात और सीनियर्स जिस्मानी व ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाते आए। उसके जिस्म से उस तशद्दुद के निशान जाते ही नहीं हैं। दरवाजे से लगकर खड़े हुए बच्चे ने मजबूती से अपने गिर्द बाजू बांधे थे। लगा वो जो दास्तां गो है वो अभी कुर्सी से उठकर उसके पास चला आएगा, उसके पेट से शर्ट ऊपर करेगा और हर वो जख्म देख लेगा जो किसी की दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत थे। उस बच्चे को एक गमख्वार मिला, उसका भाई, उसका दोस्त मीर गाजान, जो नाबीना था, जिसकी आवाज़ में बहुत दर्द था, जो बुज़दिलों को और जालिमों को मारने की बातें करता था, जो सारी दुनिया से इंतकाम चाहता था। हर जालिम का सर काटना उसकी ख्वाहिश थी, हर बुज़दिल को मौत के घाट उतारना उसका ख्वाब। वो सांस लेने को रुका, तजस्सुस दिलचस्प और गहरी नज़रों से उसे देखता गया, जो अपने गिर्द बाजू बांधे हुए हौले हौले लर्ज रहा था। फिर निहाल सीधा हो बैठा, दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाई, हाथ बाहम मिलाए। नाबीना गाजी आग के शोलों में जलकर राख हो रहा था और उसके मुजरिम जिंदा और आज़ाद घूम रहे थे। तो उस बच्चे ने यानी मैंने, निहाल जहांगीर ने अपने भाई का इंतकाम लेने की ठानी। कानून जिन मुजरिमों के गर्दन तक नहीं पहुंच सका, उन्हें 6 फुट नीचे दफनाया। हर उस बुज़दिल इंसान का खून बहाया जिसने जुल्म सहते सहते अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान किया। तुम भी कर सकते हो, अपने मुजरिम से इंतकाम ले सकते हो, बुज़दिलों से आज़ादी पा सकते हो। तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना? हॉल खाली था, बस कुर्सी पर निहाल बैठा था और उसकी नज़रों के सामने वो बच्चा जो दरवाजे से लगा ठंडा पड़ रहा था। कनपट्टी और पेशानी पसीने से तर और बेरंग माया उसके कपड़े खराब करता हुआ फर्श पर बहता जा रहा था। कब तक चीखे दबाओगे? कब तक उन्हें खुद पर हावी होने दोगे? कोई तुम्हें बचाने को नहीं आएगा, कोई तुम्हारा मोहसिन नहीं है। अपने हक में आवाज़ तुमने उठानी है, अपने मुजरिम की गर्दन तुम खुद दबोचोगे। रोज़ रोज़ उसके जिस्म तले दबने से बेहतर नहीं मुज़ाहिमत करते मर जाओ या मार दो। उस गलीज इंसान के लिए खुद से क्यों घिन खा रहे हो? उस बच्चे ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, रुखसार आंसुओं से भीगते गए। निहाल बोलता जा रहा था, जबकि वो बच्चा, उसे याद आया कल रात और उससे पिछली और उससे पिछली। मुसलसल कई रातें, कई हफ्ते वो आवाज़ सुनता था यतीम खाने के अगबी जानिब खुलते दरवाजे के खुलने की, और वो महसूस करता था भारी सख्त हाथ अपने जिस्म पर। और वहाँ कोई सीरियल किलर नहीं था, वो जगह आसेब ज़दा नहीं थी, वहाँ एक बच्ची का कत्ल हुआ था। वो दरिंदों की पनाहगाह थी जो रातों में बच्चों को वहाँ घसीटते थे। और कई रातें, कई हाथ, कितने मासूम जाने, कितने जख्म, सिसकियाँ, आंसू, घुटी घुटी चीखें और कई रातें। कब तक खामोश रहोगे? कब तक जुल्म सहना है? किसकी उम्मीद में बैठे हो? हर आने वाला तुम्हें मजीद नोचेगा, कोई भी तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखेगा। निहाल बोल रहा था, निहाल के सब्ज़-तिलस्माती आंखें, निहाल के जख्म खुर्दा अल्फाज जिनसे मौत की बास उठती थी। निहाल, 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 वो बच्चा, यतीम खाने के अगबी जानिब खुलते दरवाजे पर पड़ा भारी ताला, भारी बूटों की चाप, कई रातें, कई दरिंदे। तकलीफ होती है ना? अपना जिस्म अछूत लगता है, कीड़े रेंगते हुए महसूस होते हैं। मत करो, चुप हो जाओ। वो कानों पर हाथ रखे हुए दरवाजे से लगकर बैठा चला गया था। खुद को नोचने का दिल करता है, खुद से घिनाती है। कब तक सहोगे बच्चे? अपनी मदद क्यों नहीं करते? वो बड़े हैं, भारी हैं। वो सिसक गया। तो मारने के लिए छोटी चीज़ भी काफ़ी होती है, कोई छुरी, कोई कांटा, नशा आवर दवाई की ज़्यादा तादाद, ईंट, पत्थर। हिम्मत करो, आंखें खोलो, अपने लिए रास्ता बनाओ। वो कहता गया। निहाल चुप ही नहीं कर रहा था। वो बच्चा हौले हौले सिसकता उसे सुनता गया। उसे सब याद आ रहा था, आसेब ज़दा जगह, दरिंदों का ठिकाना, बड़े और भारी, नोचने को तैयार, उनकी गलीज निगाहें, उनकी गलीज बातें, उनकी बदबूदार जिस्म।
कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तकलीफ इस कदर बढ़ी कि वो बेबसी से रो पड़ा। ठिठुरती बेरहम रातें यूं हावी हुई कि जहन से उसका तारुफ फिसलता गया। मैं? वो कुर्सी से टेक लगा गया, टांग पर टांग चढ़ा ली, गर्दन जरा सी तिरछी किए हुए शातिर निगाहों से उसे देखा। फिर लब दिल डोल देने वाली मुस्कुराहट में ढल गए। सब्ज आंखें शिकार को तैयार लगी। माई सेल्फ निहाल जहांगीर, द लेजेंडरी विजिलेंट। उस रात यतीम खाने के बाथरूम में एक कत्ल हुआ था। 2 छोटे छोटे हाथों ने बड़ी भारी गर्दन में कांटा घोंप दिया था। उस रात जब खून भल भल उसकी गर्दन की कटी हुई रगों से बहता जा रहा था और उसके मुंह से अजीब गरीब आवाजें निकल रही थीं, तब यतीम खाने के अगबी जानिब खुलते हुए दरवाजे का भारी ताला फर्श पर गिरा था। बिस्तरों में दुबके हुए बच्चों ने किसी की घुटी घुटी चीखें सुनी थी। वो बदरू, वो सीरियल किलर, वो निहाल जहांगीर किसी बच्चे को अपने सियाह परों तले छिपाने को लौट आया था। डियर डायरी, ही इज बैक। मुहिब खान। जी, तो यहाँ होता है इस प्यारी सी नॉवल का इख्तिताम। तो ये रीडर्स वॉल है जिसमें रीडर्स के रिव्यूज़ हैं जो कि अब तक राइटर को मिले हैं। तो अगर आपने भी रेगुलरली राइटर को रिव्यू दिए हैं तो हो सकता है कि आपका भी कोई रिव्यू मिल जाए इसमें। और अगर आपका रिव्यू है इसमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बहुत ही प्यारी नॉवल थी जिसमें सब कुछ था, थ्रिल, सस्पेंस और सीरियल किलिंग, चाइल्ड एब्यूज़ तो मेन जेनर था ही। तो सब कुछ बहुत अच्छे से बताया भी गया है और दिखाया भी गया है। काफ़ी बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ऐसा सलूक करते हैं तो मैं तो सोच कर ही उनके लिए इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जिनके पेरेंट्स ही उनको इतना टॉर्चर करें तो फिर वो दुनिया से क्या ही उम्मीद रखें। और फिर वो बच्चे बड़े होकर या तो अमर जैसी उनकी ज़िंदगी होती है या फिर निहाल जैसी। तो मुझे निहाल ही ज़्यादा लग रहे हैं कि निहाल ही बनते होंगे, जो बुरे ही बनते होंगे, उन्हें अच्छे से कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन इन सब को देखकर मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी ज़िंदगी है हमारी। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबकी हैप्पी एंडिंग हुई है, बहुत अच्छी एंडिंग हुई है। लेकिन जो लास्ट में ये ट्विस्ट था यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि निहाल ज़िंदा नहीं है और वो जो दिखाया है वो शायद वो उस यूएसबी की वीडियो होगी जो उस बच्चे को दिखानी थी, या फिर उन सब बच्चों को दिखानी थी जो उस स्लिप पर नाम लिखे थे। क्योंकि एक स्लिप थी और एक यूएसबी, तो वही दिखाई गई है जो निहाल ने मरने से पहले उसे मालूम था कि उस दिन वो मर जाएगा, तो इसलिए उसने पहले बनाई थी। और यही हो तो वही वीडियो देखकर उसे ऐसा लग रहा हो कि वो सामने बैठा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो वीडियो ही थी। और जो ये लास्ट पेज था कि डियर डायरी, ही इज़ बैक, और फिर नीचे मोहिद खान, तो ये तो अमर का बेटा था। तो यहाँ क्या सीन था ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था। अब इसका जो भी हो वो अगर आपको समझ में आया हो तो बता देना, मुझे तो आया नहीं उस पेज का। बाकी मुझे इतना ही समझ में आया। तो नॉवल तो काफ़ी अच्छी थी, आपको कैसी लगी तो बताना ज़रूर। और बाकी न्यू नॉवेल्स के लिए और अच्छी अच्छी नॉवेल्स के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवल में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।